तो दोस्तों हमने HTML और CSS का ट्यूटोरियल ख़त्म कर लिया है और इससे पहले कि मैं PhD टू HTML आपको सिखाऊं कि डिज़ाइन से HTML कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स और टूल्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर यूज़ करता है अपने काम को आसान करने के लिए। तो मेरा नाम है विश्वजीत और टेकगन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं जो भी टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा उस पर एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आप सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाए चीज़ें। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टिप्स एंड टूल्स के साथ फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मिनिमाइजिंग लोड टाइम ऑफ वेब पेज, मतलब कि किसी वेब पेज कितने देर में लोड हो रहा है उसका टाइम कम करना। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट बहुत जल्दी लोड हो जाता है, जैसे google.com, कुछ वेबसाइट बहुत देर में लोड होता है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लोड टाइम। कि हमने क्लिक किया और जब हमारे पास पेज पूरा लोड होके आ गया, उसको बोलते हैं लोड टाइम ऑफ अ वेब पेज। तो उसको कम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना जल्दी लोड होगा पेज, लोग उतना ज्यादा आप पे आना चाहेंगे, आपके वेब पेज पे। तो इसीलिए जब भी आप एक प्रोफेशनल वेब डिजाइनर, फ्रंट एंड बनोगे या फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनोगे, तो आपके साथ ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा आएगा कि आप जब कोई डिजाइन बनाकर दोगे तो लोग कहेंगे यार ये बहुत लेट लोड हो रहा है, इसका लोड टाइम कम करना है। तो यही होता है लोड टाइम, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रंट एंड वेब डेवलपर का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं लोड टाइम को। तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि लोड टाइम को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि कितने देर में लोड हो रहा है। देख के तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता। तो देखो, हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला, जीटी मैट्रिक्स। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें आप अगर कोई यूआरएल डालोगे तो वो आपको बता देगा कि कितना टाइम लोड हो रहा है, कौन कितना टाइम ले रहा है, इमेज ज्यादा टाइम ले रहा है, सीएसएस ज्यादा टाइम ले रहा है, या फिर सर्वर ही ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे दो चीजें होती है लोड टाइम में। फैक्टर जो होता है लोड टाइम बढ़ाने का, पहला फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या कैसे बनाया, और दूसरा बैकएंड पे क्या चल रहा है क्वेरी। हो सकता है कि बैकएंड ही बहुत ज्यादा हैवी हो और डेटा बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ रहा है और अच्छे से नहीं लिखा गया, इसकी वजह से बैकएंड ही रिप्लाई लेट कर रहा हो। तीसरा, हो सकता है सर्वर बहुत लेट रिप्लाई देता हो, सर्वर उतना अच्छा ना हो। तो ये तीन मेन रीजन होते हैं। एक तो सर्वर पे डिपेंड करेगा कि कितना कैपेबल है आपका सर्वर और कितना ट्रैफिक चल रहा है, दूसरा बैकएंड में क्या क्वेरी चल रहा है, और तीसरा फ्रंट एंड डेवलपर ने कैसे फ्रंट एंड बनाया है। ठीक है, तो हम लोग अभी फ्रंट एंड वाला पार्ट देखेंगे। तो जीटी मैट्रिक्स में आपको ओवरऑल सारी चीजें बता देगा। उसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि खुद गूगल का ही है, गूगल पेज साइट स्पीड इनसाइट। तो इससे भी हम लोग को जानकारी मिलता है और ये भी पता चलता है कि गूगल के हिसाब से इसको कितना रैंकिंग दिया जा रहा है लोड टाइम के हिसाब से। क्योंकि जान लो आप एक चीज कि गूगल चाहता ये है कि उसके यूजर को अच्छे कंटेंट मिले और थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ताकि वो बार बार गूगल पे आए। तो वो उस वेब पेज को ऊपर लाने की कोशिश करता है जिसका कंटेंट के साथ साथ पेज लोड टाइम बहुत सही है, मतलब बहुत कम है। उसके बाद देखो, ये दोनों चीज तो आप तब कर सकते हो जब आपका वेबसाइट लाइव हो चुका है, मतलब एक यूआरएल या सर्वर पे डाला जा चुका है। आप जब डेवलप कर रहे हो तो कैसे पता करोगे, तो उसके लिए हमारे पास हर ब्राउजर में एक डेव टूल होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्रोम डेव टूल में देखेंगे कि किस तरीके से पता करें कि हमारा स्पीड कितना है पेज का लोड होने का, और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो क्यों खराब है। और इसमें भी देखो, हमारे पास तीन टूल होते हैं, एक होता है नेटवर्क, एक होता है परफॉर्मेंस, और एक होता है लाइट हाउस। तो जब मैं अभी आपको एक बार एक एक करके तीनों चीजों को दिखाता हूं पहले, कि हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं लोड टाइम, और देख सकते हैं कि क्या ज्यादा ले रहा है क्या कम ले रहा है लोड टाइम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग लोड टाइम कम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग टाइप कर सकते हैं GT मैट्रिक्स टाइप कर दिया। यहाँ पे देखो हमारे पास एक GT मैट्रिक्स का वेब पेज खुल गया। अब मान लो कि मैं इसका जानना चाहता हूँ techgun.in का, ठीक है, इस वेबसाइट का जानना चाहता हूँ कि कितने देर में लोड हो रहा है, कौन सा चीज लोड पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वेबसाइट का देखते हैं हम लोग पेज लोड टाइम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीटी मैट्रिक्स पे जाएंगे। ये वेबसाइट है gtmetrics.com, इस पे आप जाओ, यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दो और टेस्ट योर साइट पे क्लिक कर दो।
अब ये क्या करेगा, एनालाइज करना स्टार्ट करेगा आपके वेबसाइट को, और यहाँ पे वो आपको दिखा भी रहा है कि वो किस रीजन में टेस्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल कनाडा के किसी सर्वर पे वो टेस्ट कर रहा है, और वो जो क्रोम ब्राउजर है उस पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है डेस्कटॉप पे, ठीक है, ये मोबाइल पे टेस्ट नहीं हो रहा है। अब देखो ये हमें रिपोर्ट जनरेट करके देगा, इसने हमें रिपोर्ट जनरेट कर दिया। अब देखो इसने क्या बताया कि पेज स्पीड स्कोर जो जीटी मैट्रिक्स देता है वो ए है, वाई स्लो स्कोर सी है, मतलब कि क्यों स्लो है ये यहाँ पे दिखाएगा। हमारा टोटल पेज लोड टाइम 1.9 सेकंड है, मतलब 1.9 सेकंड किसी ने क्लिक किया और 1.9 सेकंड में हमारा लोड हो गया वेब पेज। हमारा वेब पेज कितना भारी है, मतलब कि कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, कितना लोड लेना पड़ता है उसको। जब आप इंटरनेट से यूज करोगे तो आपका कितना इंटरनेट यूज होगा, तो 1.6 केबी ही यूज होगा, ठीक है। कितने रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, तो 13 रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई अपने वेब पेज में जितने भी CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर इमेजेस लगाओगे उनको रिक्वेस्ट बोलता है, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग डाउनलोड होती है। पहले आपका जो मेन HTML है वो डाउनलोड होता है, फिर HTML में सर्वर जाके पढ़ता है, तो वो देखता है कि CSS है उसको डाउनलोड करो, फिर देखता है JS है उसको डाउनलोड करो, फिर देखता है इमेज है उसको डाउनलोड करो, तो उसी को हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो जितना ज्यादा रिक्वेस्ट होता है उतना टाइम ज्यादा लगता है। अब देखो अब हमें यहाँ पे वो स्पीड बता रहा है, और ये बता रहा है कि कौन कौन फंक्शनैलिटी रहने से आपका स्पीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका स्कोर भी देता है, ठीक है। तो अभी मैं ये सारी चीजें कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सर्वर साइड भी होता है, और कुछ चीजें मैं ऑलरेडी कवर करूंगा इसमें, जब मैं आपको मिनिमाइज करना सिखाऊंगा तो। अब देखो यहाँ पे जो अब वॉइस स्लो है ना, इसमें ये लोग भी बताते हैं कि आपका क्यों स्लो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। जैसे एक्सपायरी हेडर इसमें नहीं लगा हुआ है, CDN आपने नहीं लगाया है, इस वजह से थोड़ा स्लो है। और ये यहाँ पे बताएगा भी कि ये सर्वर पे लगाना होता है, कंटेंट में होता है, किसकी वजह से, वो सारी चीजें वो आपको बताता जाएगा। अब इस वाटरफॉल में क्या होता है ये बताता है, देखो इसमें बताता है कि क्या चीज कितना टाइम ले रहा है। जैसे देखो पहले जब मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो इंडेक्स फाइल इतना मिली सेकेंड लिया, ठीक है। उसमें से देखो जब मैं होवर कर रहा हूं उस पर तो ये बता रहा है कि DNS लुकअप में कितना टाइम लगा, सर्वर ने कितना वेट करवाया 81 सेकेंड, फिर रिसीव हुआ 525 मिली सेकेंड पे। तो ये सारा चीजें वो बता रहा है कि कितना कितना देर लगा। फिर देखो स्टाइल जो यहाँ है style.css, इसको लोड होने में कितना टाइम लगा। फिर मेन्यू का जो एनिमेशन था उसका CSS अलग था, उसको लोड होने में कितना टाइम लगा। JS को लोड होने में कितना टाइम लगा, या फिर कोई इमेज को लोड होने में कितना टाइम लगा। देखो यहाँ पे फॉन्ट है, आस्त्रा करके एक फॉन्ट है, उसको लोड होने में कितना टाइम लगा। तो ये सारी चीजें जैसे फॉन्ट, इमेज और CSS, JS, ये सारी चीजें लोड होने में कितना टाइम लगता है वो ये बता देता है। तो उससे आपको कम से कम इतना पता चलता है कि अच्छा ये वाला इमेज या ये वाला फॉन्ट या ये वाला JS ज्यादा टाइम ले रहा है, इसको हटाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है ये चीज। अब यहाँ पे आप ना फिल्टर भी लगा सकते हो कि HTML पेज लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, CSS कितने हैं और उसको कितना टाइम लग रहा है, JS कितना है और उसको कितना टाइम लग रहा है, फॉन्ट कितने हैं और उसको कितना टाइम लग रहा है, इमेजेस कितने हैं उसको कितना टाइम लग रहा है। तो आप ये सब कर सकते हो। ये देखो इमेजेस हमारे पास 2 थे, उसको कितना टाइम लगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। और यहाँ पे और भी चीजें हैं जैसे ये सब, लेकिन वो अकाउंट बनाने पे आपको देगा, तो ये सब चीजों की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, आप इतने से ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा वेबसाइट है हमारे पास गूगल पेज स्पीड इनसाइट। तो आपको टाइप करना है गूगल पेज स्पीड इनसाइट। ये गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी टेस्ट होता है यूआरएल, तो यहाँ पे भी आपको अपना यूआरएल डालना है, एनालाइज पे लगा देना है। ये गूगल आपको एनालाइज करके बताएगा कि आपका लोड टाइम ठीक है या नहीं है। तो वो आपको एक स्कोर भी देता है, जिसमें आपको अगर उसने ग्रीन बता दिया तो इसका मतलब समझ लो कि वो अपने सर्च इंजन में आपको अच्छे नजर से देख रहा है। जैसे देखो हमारा 97 है और ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 90 से 100 अगर स्कोर उसने आपको दिया तो मतलब आपका वेबसाइट लोड टाइम अच्छा है। तो ये चीज फैक्टर आपको मदद करेगा एसईओ करने में। और यहाँ पे दिया हुआ है इसने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे हमारा कितना है 99 है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने बताया कि पहला जो डेटा था वो कितने सेकंड में आया, टोटल डेटा कितना सेकंड लगा। देखो यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाया कि पहले ऐसे हुआ, फिर इतना लोड हुआ, फिर इतना लोड हुआ, फिर इतना लोड हुआ, ये सारी चीजें। और यहाँ पे फिर भी वो लोग बताएंगे कि आपका किस चीज में कितना टाइम लग रहा है, आप किस चीज को हटा सकते हो, किसको नहीं हटा सकते हो, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें वो आपको देते हैं। आपको यहाँ से पढ़ के पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं, ये तो तब होता है जब आपका लाइव सर्वर पे आ चुका है।
अब मान लो आप डेवलपमेंट पेज में हो तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट का जो टूल होता है उसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, पहले 3 टैब के बारे में बताते हैं इसके। तो देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल आपको ओपन करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको पहले जाना है नेटवर्क पे, नेटवर्क पे जाना और इन्होंने लिखा है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस कर दो, तो हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करते थे। अब ये वही काम करेगा, फिर से वेबसाइट को लोड करेगा और रिकॉर्ड करेगा सारी चीजों को। अब देखो हमें यहाँ पे पता चला कि देखो हमें 14 रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, देखो उस पे अलग रिक्वेस्ट बता रहा था, इस पे अलग रिक्वेस्ट बता रहा है, ये 14 रिक्वेस्ट बता रहा है, 13 केबी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि टोटल रिसोर्सेज 230 केबी का था, और ये 5 सेकेंड 5.39 सेकेंड में फिनिश हुआ सारा का सारा काम करना, और जो डॉन था वो 3.78 सेकेंड में हुआ है, और टोटल लोड टाइम 3.79 था। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें पता चल गई। फिर अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा चीजों में कितना टाइम लगा। जैसे देखो टेकगन जो सर्वर रिप्लाई किया उसमें टोटल टाइम, हमारा टोटल जो टाइम था 3.74 सेकेंड लगा। कौन कौन सा चीज में कितना टाइम कितना मिली सेकेंड लग रहा है वो सारा चीज यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने उस पर आपको बताया था जीटी मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे आप देखो या वहां पे देखो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। अब हम लोग दूसरे टैब पे आते हैं, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस टैब में सबसे पहले आपको देखो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है उसी से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहले आप रिकॉर्ड ऑन करो और उसके बाद रिफ्रेश कर दो, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ वेब पेज को, तो मतलब ये फिर से लोड होगा। तो जब ये लोड होगा पूरा तो ये आपको बता देगा कि क्या मतलब कितना टाइम लगा, कब कब कितना लोड हुआ, ये सारी चीजें ये बता देगा आपको। अब आप क्या करो, इसको स्टॉप कर दो। अब देखो इसने हमें और बता दिया है। पहले चीज आप यहाँ समरी में आके यहाँ पे इसको ऊपर करोगे तो आपको दिख जाएगा कितना मिली सेकेंड टोटल लगा, लोड कितने देर में हो रहा था, स्क्रिप्ट कितने देर में चला है, रेंडर कितने देर में हुआ, पेंटिंग कितने देर में। पेंटिंग का मतलब होता है कि जो ब्राउजर उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट करता है उसको वो पेंटिंग बोलता है। सिस्टम ने कितना टाइम लिया और आइडल कितने देर रहा। ठीक है, तो टोटल इतने देर हुआ। अभी देखो अब हमें यहाँ पे भी हमारे पास टैब्स हैं, वो हमें बता देता है कि कौन कौन से चीजों में कितना टाइम लगा, ये बहुत डिटेल में बताता है आपको। तो अगर आप चाहो तो एक एक चीज को देख के आप समझ सकते हो कि किस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्क्रीनशॉट भी देता है वो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा कि कितने देर में क्या लोड हुआ था, कितने मिली सेकेंड में क्या लोड हुआ और क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें वो बता देता है। ठीक है, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ, ये सब कुछ बताता है। तो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे इसको एनालाइज करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस में क्या करते हो, आपको एक जनरेट रिपोर्ट कर दो आप यहाँ पे। तो जैसे ही जनरेट रिपोर्ट करोगे वो क्या करेगा कि एक बार फिर से टेकगन को लोड करेगा और आपके लिए रिपोर्ट जनरेट करके देगा वही परफॉर्मेंस वगैरह का, लेकिन डेटा इसमें दूसरा रहेगा। और ये दोनों चीज के लिए हो सकता है, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टिक लगाने का ऑप्शन था, मोबाइल और डेस्कटॉप। मैंने फिलहाल अभी मोबाइल के लिए किया है, आप चाहो तो डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हो। तो अभी देखते हैं एक बार ऑडिट में क्या निकलता है हमारा रिपोर्ट। तो ये है हमारा रिपोर्ट। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ये कैलकुलेट नहीं कर पाया किसी एरर की वजह से। तो वो लाइट हाउस वगैरह वो अभी मेंटेनेंस में कभी कभी चलता भी है, तो गूगल भी उधर से काम कर रहा होता है, तो हो सकता है ये इस पे भी काम चल रहा हो तो ये आया ना हो। दूसरी बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बता रहा है एक्सेसिबिलिटी कितना है आपका कि मतलब हर तरह के लोग एक्सेस कर पाएंगे आपके वेबसाइट को या नहीं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने अपनाया है या नहीं, एसईओ आपने कैसा किया हुआ है। तो उस हर चीज का एक रैंक देता है। फिर आपको यहाँ पे बताता है कि क्या किस चीज में कितना टाइम लगा, ताकि आप देख के इसको इम्प्रूव कर पाओ। और ये सारी चीजें अभी फिलहाल मेरी मोबाइल के लिए है। ठीक है, तो हर चीज के लिए वो बताता है। जैसे यहाँ एसईओ के लिए उसने अलग अलग चीज बताया होगा, पीडब्ल्यूए मेरा नहीं है तो देखो उसने बता दिया कि पीडब्ल्यूए नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बता देगा। फिर नीचे में आपको सब कुछ बताएगा कि कितने बजे हुआ था, कितना सीपीयू थ्रॉटलिंग था, चैनल कौन सा था, यूजर एजेंट कौन सा इन लोगों ने यूज किया था, सीपीयू या मेमोरी पावर कितना लगा। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट जनरेट करके आपको वो दे देगा। तो ये जो 3 टूल मैंने आपको बताया, जीटी मैट्रिक्स, गूगल पेज स्पीड इनसाइट और क्रोम का डेव टूल, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपको। अब अगर आप कभी फंस गए कि यार लोड टाइम बहुत लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप इन टूल पे जाके एनालाइज करोगे ना तो आपको बता देगा
इन तीनों चारों टूल में आपको जरूर पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है उसको इंटरनेट पर सर्च करो कि उस चीज को मिनिमाइज कैसे करते हैं। इंटरनेट पे आपको अवेलेबल होगा हर चीज का कि हाँ इस चीज को कैसे बचते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर CSS JS ज्यादा टाइम ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका CSS JS अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, उसको या तो अच्छे से लिखो या आपने कहीं और से डाउनलोड करके लगाया है तो उसको चेंज करो, उसका अल्टरनेटिव लगाओ। अब हमने अभी देख लिया ये सारे टूल्स कि किस तरीके से हम लोड टाइम मेजर करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज में कितना टाइम लग रहा है और कहाँ पे सुधारना है हमें चीजों को। अब देखो, अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मिनिमाइज करते हैं, आपको डेवलपमेंट के वक्त क्या क्या ख्याल रखना है किस चीजों का, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। मतलब कि आप वेबसाइट बनाते हो और उसको सर्वर पे डाल देते हो, ठीक है। और जब किसी को एक्सेस करना होता है तो वो एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग URL बोलते हैं, जैसे google.com www.google.com। तो ये एक एड्रेस है एक वेबसाइट का। तो जैसे ही आप www.google.com करते हो ना तो वो google.com पे सर्वर पे जाता है, ठीक है। और वहां पे जाके वहां से डेटा को आप तक लाके लोड करता है। तो इस चीज को कितना कम टाइम लगे इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, देखो ये अभी जो भी ये टेक्निकल टर्म्स लिखा होगा वो मे भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसको ना मैं एक बिल्कुल आसान हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप फिलहाल इसको इग्नोर करो, ये जितनी भी सारी चीजें लिखी हुई है, हो सकता है आप टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ पा रहे हो। बस आप ये समझो कि ये जो फोटो है ये आपका कंप्यूटर है और ये है सर्वर जहां पे वेबसाइट रखा हुआ है। अब देखो क्या होता है कि आपने इस वेबसाइट का URL डाला, मान लो techgun.in डाला। अब ये पहले सर्वर के पास जाएगा, वहां पे सर्वर से पूछेगा कि क्या आप फ्री हो मुझे रिप्लाई करने के लिए। तो सर्वर जवाब देगा हाँ या ना में। अगर उसने सर्वर ने रिप्लाई कर दिया कि हाँ भाई मैं आपको रिक्वेस्ट आप जो पूछोगे या जो मांगोगे वो देने के लिए रेडी हूं, तो फिर ये अपना रिक्वेस्ट भेजेगा कि अच्छा techgun.in का जो फाइल है वो मुझे दे दो। तो ये यहाँ जाएगा, टेकगन का फाइल ढूंढेगा, क्योंकि एक सर्वर पे हो सकता है कि मल्टीपल वेबसाइट हो, तो टेकगन का वेबसाइट ढूंढेगा, उस जो फाइल इन्होंने मांगा है वो दे देगा। अब HTML लोड हो गया टेकगन का होम पेज का, ठीक है। अब उस पे CSS लगाया था हमने, JS लगाया था, फॉन्ट लगाया था, इमेजेस लगाया था। तो अब ब्राउजर एक एक करके ऊपर लाइन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करता है और मान लो उसको 10वें नंबर लाइन पे मिल गया CSS, तो वो फिर से एक रिक्वेस्ट भेजेगा उसको सर्वर को, इस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि क्या आप फ्री हो मेरे लिए, अभी मुझे कुछ और चाहिए। तो मान लो वो सर्वर कहेगा कि हाँ ठीक है आप भेजो रिक्वेस्ट, फिर ये बताएगा कि मुझे ना CSS फाइल चाहिए ये वाला, तो फिर वो CSS फाइल भेजेगा। अब उसको CSS को भी वो पढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद देखेगा कि हो सकता है इमेज है, तो वो फिर इमेज के लिए सेम रिक्वेस्ट, पहले वो एक्नॉलेजमेंट पूछेगा कि क्या आप फ्री हो मेरे लिए, फिर वो कहेगा कि हाँ फ्री है। इस मेथड को बोलते हैं हैंड शेकिंग, ठीक है, कि मतलब दोनों कंप्यूटर एक से साथ कनेक्ट होगा कि ओके मैं आपके लिए रेडी हूं आपका काम करने के लिए। जैसे देखो क्या होता है, जब भी आप किसी बैंक में जाते हो तो आप एक लाइन में लग जाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका नंबर आता है तभी आप बात करते हो। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से होता है कि अपने नंबर आने का वेट करता है, अगर सर्वर कहता है कि हाँ आप बोलिए आपको क्या काम है, तो फिर वहां से वो रिप्लाई करता है आपका ब्राउजर कि मुझे अभी इमेज चाहिए या CSS चाहिए, JS चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट काम करता है, सर्वर और क्लाइंट, ठीक है। तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी ज्यादा आप इमेज CSS JS या फॉन्ट लगाओगे उतना ज्यादा बार बार वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट के लिए जाएगा, रिक्वेस्ट के लिए जाएगा तो बार बार उससे पूछेगा कि भाई आप फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, और जब फ्री होगा तो फिर ये दोबारा भेजेगा। मतलब एक चीज के लिए वो 4 बार कर रहा है आना जाना। देखो ये भी हो, देखो ये प्रोटोकॉल होता है। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों बनाया, डायरेक्ट भेज देता कि हाँ मुझे ये फलाना फलानी चीज चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल होता है, ये नियम बनाया गया है कि दो कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब जब हमें पता है कि कैसे क्या नियम है तो उसका फायदा तो उठाया जा सकता है। तो वही चीज मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि मिनिमाइज कैसे किया जाता है लॉग टाइम। तो देखो आपको पता चल चुका है कि जितने ज्यादा CSS और JS रखोगे उतना ज्यादा वो बार बार सर्वर के पास जाएगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग कि हम अपने सारे CSS फाइल को जोड़ के एक फाइल बना देते हैं और सारे JS फाइल को जोड़ के एक फाइल बना देते हैं। तो उसी को मैंने लिखा है कंबाइन या मर्ज करना CSS और JS फाइल को। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, बट ऐसा करोगे तो थोड़ा सा पेज लोड टाइम कम पड़ेगा। फिर जितना ज्यादा आप इमेज यूज करोगे उतना ज्यादा लोड टाइम बढ़ेगा।
तो इसलिए क्यों बढ़ेगा, इसका दो रीजन होता है। पहले तो वो आना जाने, वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा, वो जो प्रोटोकॉल होता है कि हाँ पहले पूछेगा, फिर वो हाँ बोलेगा, फिर ये भेजेगा। दूसरी चीज, इमेजेस हेवी होता है, ठीक है। हो सकता है कोई इमेज 500 केबी का हो, कोई हो सकता है एचडी इमेज लगाया हो आपने तो 1 MB का लगा दिया हो। तो 1 MB लोड होने में भी तो टाइम लगता है इंटरनेट पे, आपका इंटरनेट हो सकता है स्लो हो। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए वेब पेज बनाते वक्त कि जितना कम इमेज यूज कर सके, मतलब जितने कम में हमारा काम चल सके उतना बेटर रहेगा, ठीक है। और चौथा, HTML पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये दिखाया था इमेज स्प्राइट यूज करना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये काम आता है। मान लो आपको सोशल मीडिया का आइकन लगाना था 5, ठीक है। अब वो 5 आइकन को अलग अलग अगर आपने इमेज रखा है तो वो 5 बार रिक्वेस्ट भेजेगा, तो 5 बार ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसको एक कंबाइन कर दिया है इमेज स्प्राइट से, तो 5 बार आपको नहीं भेजना पड़ेगा, आप एक बार रिक्वेस्ट भेजोगे आपके पास पांचों इमेज लोड हो जाएगा। अब ये बड़े इमेज के लिए इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर बड़ा इमेज के लिए आप कर दोगे तो एक बार में वो 10 MB का इमेज बन गया। जो 1 MB का 10 इमेज था वो 10 MB का एक बार में बन गया, तो लोड होने में इतना टाइम लगेगा कि कुछ भी नहीं होगा। अभी क्या था, 1 MB का 10 इमेज था, तो पहला इमेज जब भेजा तो वो 1 MB ट्रांसफर किया तो एक इमेज आ गया है। तो यूजर को देखने में लगा कि हाँ एक इमेज लोड हो गया, तब तक देखते हैं, तब तक नीचे लोड हो जाएगा। और अगर आपने सारे इमेज को कंबाइन कर दिया, एक इमेज बना दिया, तो क्या होगा, 10 MB लोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसीलिए ये जो इमेज स्प्लिट है ना, इसको बहुत चालाकी से यूज करना होता है। जहां पे छोटे छोटे इमेजेस हैं उसी को कंबाइन करना होता है, बड़े बड़े इमेजेस को कभी कंबाइन मत करो। क्यों? क्योंकि वो रिक्वेस्ट तो कम भेजोगे आप, लेकिन वो डेटा एक साथ कंबाइन होके आएगा तो देर लगेगा। उससे क्या होगा, यूजर कहेगा यार ये तो लोड ही नहीं हो रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, वो बंद कर देगा आपका वेबसाइट। तो इसीलिए इमेज स्प्राइट हमेशा छोटे छोटे इमेजेस के लिए आप यूज करना। नेक्स्ट है सीडीएन यूज करना। तो सीडीएन क्या होता है कि हमारे पास अपने सर्वर पे ना रख के हम एक पर्टिकुलर सर्वर पे अपना सारा का सारा चीज रखते हैं, जैसे इमेज हो गया, या फिर आपका CSS या JS फाइल हो गया, या फिर जब आप थर्ड पार्टी यूज करते हो जैसे कि jQuery या बूटस्ट्रैप, ये दोनों तो ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट में यूज होता है। तो होता यह है कि आपके सर्वर से लोड जब ब्राउजर करता है तो उसको कैसे करता है, जब भी आप एक ब्राउजर पे आप एक वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो वो उसको कुछ देर के लिए अपनी मेमोरी में रखता है, उसको कैश कर लेता है, जिसको आपने सुना होगा कि कैश के बारे में, तो उसको कैश कर लेता है। तो मान लो दो वेबसाइट आप खोल रहे हो, techgun.in और google.com। तो google.com ने अपने सर्वर पे jQuery का फाइल रखा है, techgun ने अपने सर्वर पे jQuery का फाइल रखा है। तो जब लोड होगा तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप एक सेम नेटवर्क में रखते हो इस चीज को, सीडीएन को, मान लो सीडीएन क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि एक सीडीएन लिंक हमें प्रोवाइड करता है jQuery या बूटस्ट्रैप। तो आप जब उसको यूज करते हो और गूगल भी उसको यूज करेगा, तो गूगल, मान लो आपने एक बार ओपन किया google.com, तो वहां पे jQuery लोड हुआ सीडीएन वाला। तो वो कैसे में है, जब आपका वेबसाइट ओपन हो रहा है तो उसने देखा कि यार ये वाला तो सेम लिंक है जो गूगल में डाउनलोड हुआ था, तो वो लोड नहीं करता है, वो लोकल जो उसने कैसे किया था उसी को यूज कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, आपका वेब पेज जल्दी लोड हुआ। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको चाहिए था वो ऑलरेडी इसने लोड किया हुआ था। लेकिन अगर आप अपने सर्वर पे रखोगे तो वो हर बार लोड करना पड़ेगा उसको, हर बार तो नहीं, लेकिन पहली बार जब आपका वेबसाइट खुलेगा तो जरूर लोड करेगा उसको। तो इसलिए सीडीएन यूज करना चाहिए जहां पे आप कर सको। जैसे थर्ड पार्टी अगर आप यूज कर रहे हो तो कोशिश करो हमेशा सीडीएन यूज करने का। उसके बाद होता है कि मान लो अगर अब मैं इमेज का ही वेबसाइट ही बना रहा हूं, तो इमेज को कैसे नहीं कर सकता हूं, हम इमेज को कम कैसे कर सकते हैं। मान लो हम इमेज दिखाने के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो, इमेज को कंप्रेस करते हो, 1 MB के इमेज को 100 KB का बना देते हो कंप्रेस करके। और ये सारी चीजें कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इन सब का भी टूल्स है, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी। तो इमेज कंप्रेस करना भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, वैसे तो ये सारी चीजें केबी में होती है, लेकिन इसको भी थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। मान लो 10 KB का था तो 8 KB का बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, मिनिफाई करते हैं। मिनिफाई का मतलब क्या होता है कि स्पेस हटा देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं उससे। तो अभी अगर वो 1000 लाइन का था तो वो 500 लाइन में बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस आप लाइन देते हो ना, उसके लिए भी मेमोरी यूज होता है। तो इसीलिए मिनिफाई करने में HTML, CSS और JS में क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। तो उससे आदमी को पढ़ने में डिफिकल्ट जरूर होता है, बट कंप्यूटर के लिए हल्का हो जाता है वो चीज।
अब ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये सारे के सारे टूल यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीएसएस और जेएस को कंबाइन कैसे करते हैं। तो सीएसएस और जेएस को कंबाइन आप मैनुअली भी कर सकते हो, आपको आप ही सीएसएस और जेएस लिखते हो या फिर आप कहीं से डाउनलोड भी करते हो थर्ड पार्टी, तो आपको पता होता है कि इसको मैं किसके ऊपर लगाऊंगा किसके नीचे लगाऊंगा। तो ये मैनुअली करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सीएसएस और जेएस बहुत मायने रखता है कि कौन सा फाइल ऊपर है कौन सा नीचे। तो आपको तो पता ही होगा कि कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे, तो उसी हिसाब से आप एक ही फाइल में एक ही जेएस या फिर एक सीएसएस का बना लो एक जेएस का बना लो, और उसमें लाइन से आप कॉपी पेस्ट कर दो जिस ऑर्डर में आप रखना चाहते हो उसको। या फिर आप गूगल पे आकर लिखो सीएसएस मर्ज ऑनलाइन। अब देखो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे मर्ज करने के लिए, आप यहाँ पे जो भी फाइल आपको मर्ज करना है वो मर्ज कर सकते हो यहाँ पे। या फिर आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मर्जीफाई देख लो या क्लीननेस ओनली डिफरेंस कंपेयर, ये कंबाइन सीएसएस, ये आपको ऑनलाइन बहुत सारे टूल बने हुए हैं जिससे आप सीएसएस और जेएस कंबाइन कर सकते हो। अब देखो लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअली करो इसको। जैसे देखो सीएस जेएस मर्ज करने के लिए हमारे पास एक आता है, मैं जेएस अक्सर मर्ज करता था, कंबाइन जेएस ऑनलाइन आप टाइप करो, कंबाइन जेएस ऑनलाइन। वैसे तो मैं भी प्रेफर आजकल करने लगा हूं कि मैनुअली ही करूं, क्योंकि इसमें जब ये लोग मर्ज करते हैं और मिनिफाई करते हैं साथ में तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो मान लो इस वाले वेबसाइट पे मैं गया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जितने भी जेएस फाइल थे उनको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और उसके बाद वो मुझे कंबाइन करके आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से आप सीएसएस और जेएस को कंबाइन कर लोगे किसी भी ऑनलाइन टूल के मदद से। ठीक है, आपको बस गूगल पे जाके लिखना है कंबाइन सीएसएस फाइल ऑनलाइन या कंबाइन जेएस फाइल ऑनलाइन। अब जो सेकंड टूल हम लोग देखेंगे वो है मिनिफाई करने के लिए एचटीएमएल सीएसएस और जेएस को। तो मिनिफाई मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है कि स्पेस हटा दिया जाता है एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो वो मिनिफाइड वर्जन बन जाता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जाके लिखना है कि मिनिफाई, मान लो मिनिफाई एचटीएमएल करना है तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया मिनिफाई एचटीएमएल। अब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मिनिफाई करने के लिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सब। जैसे देखो हमारे पास मान लो ये टूल मिल गया। अब देखो ये कैसे स्पेस हटाता है वो मैं दिखाता हूँ। मान लो मैं इसी का सोर्स कोड देखता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ इसका सोर्स कोड। देखो अभी ये बिल्कुल पढ़ने में आ रहा है, ये सोर्स कोड आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, मैं जैसे इसको मिनिफाई करूंगा ये देखो इसमें से इसने एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दिए और ये कुछ इस तरीके से लिख रहा है। तो ये जब लोड करता है वेबसाइट ब्राउजर तो वो थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। मान लो अभी 10 केबी का था तो वो 8 केबी का हो गया होगा। तो इस तरीके से आप मिनिफाई कर सकते हो एचटीएमएल सीएसएस और जेएस को, तीनों को। ठीक है, जैसे ये टूल तीनों को मिनिफाई कर देता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीएसएस और जेएस के लिए होते हैं। जैसे मिनिफाई अगर मैं सीएसएस लिखूं तो यहाँ देखो cssminifier.com आ गया। तो यहाँ पे आप अपना आउटपुट इनपुट देते हो, वहां पे वो आपको आउटपुट दे देगा जो भी आप लिखोगे। उसी तरीके से आपको जेएस भी मिल जाएगा और एचटीएमएल सीएसएस जेएस तीनों मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आना है, सिर्फ इतना लिखना है मिनिफाई जेएस, मिनिफाई सीएसएस और मिनिफाई एचटीएमएल। ठीक है, तो जब आप कंबाइन वगैरह कर लेते हो तो आपको लास्ट में जब सर्वर पे अपलोड करते वक्त आपको मिनिफाई कर लेना होता है इसको। अब देखो ये चीज ना आपको वीएस कोड में भी प्लगइन मिल जाता है कि आपको ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है, वीएस कोड में ही मिनिफाई कर दो आप उस चीज को। लेकिन मिनिफाई करने से पहले आप उसका एक बैकअप रखो। मान लो कल को आपको चेंज करना है तो क्या करोगे। हाँ, आप ब्यूटीफाई करने का भी आता है कि मिनिफाइड वर्जन से ब्यूटीफाइड वर्जन में लाने के लिए आपको एक टूल आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे लिखना होता है, जैसे एक सेकेंड को अभी मैं क्या करता हूं कि एक सीएसएस मिनिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे देखो ये मिनिफाइड वर्जन है सीएसएस का, इसका एचटीएमएल का। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ कि एक सीएसएस फाइल ढूंढता हूँ जो कि मिनिफाइड है। ये देखो ये जो सीएसएस है देखो ये मिनिफाइड है, इसको पढ़ने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा है। अब मैं इसको अगर चाहता हूँ कि इसको फिर से नॉर्मल वर्जन बनाए तो उसके लिए आपको उल्टा लिखना पड़ता है, ब्यूटीफाई सीएसएस, ब्यूटीफाई सीएसएस। अब देखो मैं जो भी कोई भी लिंक पे आप यूज कर सकते हो जो आपको ज्यादा पसंद आ रहा हो। देखो ये लोड हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी तक कॉपी किया था और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ब्यूटीफाई सीएसएस। अब देखो क्या होगा, वो इसको स्पेस वगैरह देके ब्यूटीफाई कर देगा जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो देखो इसने क्या किया, मुझे एक आउटपुट फाइल भेज दिया
ब्यूटीफाई करके। अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, तो हमारा अब डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग करके यहीं पे ओपन कर देता हूँ ब्राउजर में। अब ये देखो इसने मुझे क्या किया, इस चीज को ब्यूटीफाई करके दे दिया। अभी देखो यहाँ पे कैसा था, ये इस तरह का था। ये देखो अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो आपको हो सकता है दिखेगा, ये देखो अभी ये किस टाइप का था, इसमें स्पेसेस एक्स्ट्रा नहीं थे। अब देखो जो उसने मुझे फॉर्मेट करके दिया है उसमें से बिल्कुल रीडेबल दिया है कि हम लोग खुद से पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप CSS को मिनिफाई भी कर सकते हो और ब्यूटीफाई भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब भी आप मिनिफाई करते हो तो आप एक ब्यूटीफाइड वाला वर्जन रखा करो अपने पास, ताकि आपको ब्यूटीफाई ना करना पड़े। अच्छा, और ये दोनों चीज मिनिफाई करना और ब्यूटीफाई करना, ये ऑलमोस्ट हर एक एडिटर में प्लगइन अवेलेबल होता है। अभी जब मैं VS कोड के प्लगइन के बारे में बात करूंगा तो ये भी आपको दिखा दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इमेज को कंप्रेस कैसे करते हैं। तो या तो आपके पास कोई टूल है फोटोशॉप वगैरह जो आप चलाना जानते हो तो आप वहां से कर सकते हो, या फिर अगर आप नहीं जानते हो इमेज को कंप्रेस करना तो ऑनलाइन टूल का सहारा लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको टाइप करना है कंप्रेस इमेज। आपके पास बहुत सारा टूल आ जाएगा। जो मैं यूज करता हूँ वो है ये कंप्रेस JPG, क्योंकि ये पहला ही लिंक आता है और ये क्या करता है कि कंप्रेस करता है तो इमेज का क्वालिटी खराब नहीं करता है, उतना ही कंप्रेस करता है जितने में क्वालिटी भी मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, JPG अगर इमेज है तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या अपलोड फाइल से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। अगर आपके पास इमेज वगैरह है, जैसे मान लो मेरे पास यही इमेज है तो मैंने इसको अपलोड किया, अब ये इसको कंप्रेस कर रहा है। अब देखो अभी इमेज देखो 43% इसने कंप्रेस कर दिया था, फिर इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड करूंगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर वो PNG इमेज है तो आपको PNG में करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पे आके अपलोड करो इस पे क्लिक करके। जिफ इमेज है तो जिफ पे क्लिक करके करो। तो इसी तरीके से आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। और भी बहुत सारे टूल है, जरूरी नहीं है कि यही टूल है, बहुत सारे टूल है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। बस मेरा बताने का मतलब ये था कि इमेज को कंप्रेस करके ही डालना चाहिए वेब पेज पे, और करने के लिए हमारे पास फ्री में ऑनलाइन टूल अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आपको फोटो एडिटिंग का एक्सपर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टूल का कि इमेज स्प्राइट कैसे बनाते हैं। एक तो मैंने आपको कोड से बताया था कि आप पहले जाके दोनों को कंबाइन कर लो उसके बाद बना लो। अभी मैं आपको उसको बिल्कुल आसान करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इमेज स्प्राइट यूज कर सकते हो, क्योंकि बिना टूल के थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है इमेज स्प्राइट जनरेटर, ठीक है। अब इसमें से कोई भी टूल आप यूज कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपको बेहतर लगता है। मैं क्या करता हूं कि पहले वाले पे क्लिक कर देता हूं। अब देखो हमारे पास एक वेबसाइट खुल गया, डोंट अपलोड अ ह्यूज इमेज, ठीक है। हाँ, अब देखो ये कह रहा है कि फाइल चूज करो। अब मेरे पास दो फाइल है, एक फेसबुक का आइकन है, एक ट्विटर का आइकन है। मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, इसने दोनों को कंबाइन किया और हमारे पास क्या दे दिया, कोड भी दे दिया। मतलब हमें इतना झंझट अब है ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया था करते हुए कि आपको कंबाइन करना है, फिर आपको मेजर करना है कि कहां से कहां पे किसका है क्या नहीं है। इस टूल ने क्या किया कि आपका इमेज भी कंबाइन कर दिया और आपको कोड भी दे दिया कि ट्विटर का यूज करना है तो ये यूज कर लेना कोड, और फेसबुक का यूज करना है तो ये यूज कर लेना। तो आपने देख लिया कि इमेज स्प्राइट यूज करना कितना आसान हो गया इस टूल से। बट वो ऐसा नहीं करना है कि आपको समझना ही नहीं है कि इमेज स्प्राइट क्या है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार जाके इमेज स्प्राइट वाले को देख लेना जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, क्योंकि कोई भी टूल आपके काम को आसान करने के लिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि आप समझो ही ना उस काम को। तो इस तरीके से आप इमेज स्प्राइट यूज कर सकते हो। और ये हमेशा याद रखना, छोटे छोटे आइकन से छोटे छोटे जो केबी में इमेजेस होते हैं उसी के साथ करना, बड़े बड़े इमेजेस के साथ प्लीज कंबाइन मत करना और लोड टाइम और बढ़ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फ्री इमेज की। देखो क्या होता है कि जिस तरीके से आपका कॉपीराइट होता है किसी टेक्स्ट के लिए, उसी तरीके से इमेज का भी कॉपीराइट होता है। मतलब जिस बंदे ने खींचा है पहली बार या एडिट करके बनाया है, वो इमेज उसकी प्रॉपर्टी है। आप ऐसे ही गूगल से जाके डाउनलोड नहीं कर सकते, और डाउनलोड कर लिया है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करोगे तो वो बंदा हो सकता है आप पे केस भी कर दे, ठीक है, और आप पे FIR करके आपको कोर्ट में ले जा सकता है और आप पे फाइन वगैरह भी करवा सकता है। देखो ये हमेशा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कोई बहुत बड़े पार्टी हो नहीं। आपने एक वेबसाइट ओपन किया जो चल ही नहीं रहा, क्या हो जाएगा? लेकिन जब चलने लगेगा आपका वेबसाइट तो ये कॉपीराइट वाला मामला बहुत ज्यादा आता है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम पास कर रहे हैं तब तो आप इमेज यूज कर लो, और अगर आप टाइम पास यूज नहीं कर रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो वेबसाइट वाले में, तो स्टार्टिंग से एक चीज याद रखना कि कभी
वही इमेज यूज करना जो फ्री हो, जिसपे कॉपीराइट कंटेंट है उससे डायरेक्ट गूगल से जाकर डाउनलोड मत कर लेना, क्योंकि फिर कभी भी आप जब बड़े आदमी बन जाओगे तो आप पे कॉपीराइट करके आपसे पैसे लिए जा सकते हैं इस बात के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्री इमेज मिलेगा कहाँ से। जनरली आप लोग क्या करते हो कि मान लो मुझे नेचर का इमेज चाहिए, तो मैंने नेचर टाइप किया, मेरे पास इमेजेस में गया गूगल में और यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहीं से क्लिक करके, बट देखो ये किसी वेबसाइट पे अपलोडेड था, गूगल ने उसका फोटो दिखाया है, आप उसको डाउनलोड करके लगा दोगे तो ये बंदा जिसके वेबसाइट का वो था, इमेज था, वो आप पे कॉपीराइट केस भी कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि फ्री इमेज लगाना है। तो फ्री देखो, एक तो आप इमेज खरीद सकते हो, एक चीज और बता देता हूँ कि आप इमेज खरीदते भी हो, जैसे इमेज बाजार हो गया या फिर शटर स्टॉक हो गया, ऐसी जगह पे आप इमेज खरीद सकते हो और एक एक इमेज लाखों तक मिलता है। एक इमेज का कीमत 1 लाख रुपए भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। और लोग यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन खरीदता होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूज भी करती है। बट हम जैसे लोगों के लिए फ्री में भी अवेलेबल है बहुत सारे साइट्स जहां से आपको फ्री इमेजेस मिल जाता है। आपको गूगल पे जाके टाइप करना है फ्री इमेज टाइप करना है। अब देखो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट आएंगे जहां से फ्री में आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। जो मैं जानता हूं और जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो है अनस्प्लैश। यहाँ पे आपको कॉपीराइट कंटेंट नहीं मिलेगा। देखो इन लोगों ने लिखा ही हुआ है फोटोज फॉर एवरीवन। यहाँ पे आपको नेचर का चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर दो नेचर। अब जो इमेजेस आ गया उसको आप यहाँ से डाउनलोड करो और आराम से यूज कर लो, कोई मतलब नहीं, कोई आप पे कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, मैं अनस्प्लैश यूज करता हूँ, आप हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। तो जैसे दूसरा जो पॉपुलर है वो है freepik.com। तो यहाँ पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो और फोटोज फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इस पे भी कॉपीराइट नहीं होता है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है फ्री फोटोज फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। आप दोनों जगह भी यूज कर सकते हो, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो भी यूज कर सकते हो, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो स्कूल प्रोजेक्ट है तो भी कर सकते हो। तो 3 तरह का इमेजेस होता है, एक तो जो कि प्रीमियम होता है जो सिर्फ बाई करके आप यूज कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि देखो अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो मेरा इमेज यूज करके तो कर लो, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह में, या फिर फ्री में आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो, आप पैसे नहीं लेते हो उस बात का, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस मीडियम से पैसे कमा रहे हो तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। और तीसरा तरह का होता है ये फ्री वाला, आप जहां मर्जी यूज करो, जो ओनर था उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो इमेजेस यूज करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, जो नए बंदे होते हैं वो हमेशा यही गलती करते हैं, वो गूगल में जाते हैं, जो अच्छा लगता है इमेज डाउनलोड करके लगा देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब जो नेक्स्ट टूल के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है इमेज एडिटर। तो होता यह है कि बहुत बार आप इमेज तो डाउनलोड कर लेते हो, बट आप चाहते हो कि इमेज का सिर्फ ये वाला पोर्शन रखें, या इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, या फिर थोड़ा बड़ा कर दें, छोटा कर दें, इमेज के साथ एडिटिंग करना चाहते हो और आपके पास कोई एडिटिंग टूल होता नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अब फोटोशॉप खरीदोगे और उसके बाद उसको एडिट करोगे। फ्री में ऑनलाइन बहुत सारे इमेज एडिटिंग टूल है, मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत बेस्ट होता है यूज करने के लिए। उससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर स्लो भी नहीं होता और आप ऑनलाइन एडिट भी कर लेते हो। ये मैं सिर्फ वेब डेवलपर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप वेब डिजाइनर हो जो फोटोशॉप जानते हो तो बेटर है आप फोटोशॉप यूज करो, वो बहुत ही एडवांस टूल है। और अगर आप नहीं जानते हो तो आप ऑनलाइन करो जो भी करना है आपको। तो आप ऑनलाइन जाके आप या देखो, मैं तो क्या करता हूँ कि मुझे फोटोशॉप आता है तो मैं टाइप करता हूँ ऑनलाइन फोटोशॉप। ठीक है, अब हमारे पास फोटोशॉप जैसा ही एक लाइट वर्जन ऑनलाइन मिल जाता है, वहां पे हम लोग जाके आराम से फोटोशॉप जैसा ही काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो ट्यूटर डाउनलोड किया था मैंने उसको यहाँ पे जाके कर दूंगा। अब इसको मान लो मुझे क्रॉप करना है, यहाँ से रखना है, तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे क्रॉप किया, अब ये देखो क्रॉप हो गया। अब इसको सेव करना है तो यहाँ से जाके एक्सपोर्ट एज पीएनजी, जेपीजी या फिर एज अ पीएसडी भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑनलाइन फोटोशॉप है, अगर आपको चलाना आता है तो आप यूज कर सकते हो, और नहीं आता, अगर आपको बहुत छोटा छोटा टूल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फोटो एडिटर ऐसे टाइप करके ढूंढो तो भी आपको बहुत सारे फोटो एडिटर मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिसमें कट वगैरह करना होगा। जैसे ये भी बहुत पॉपुलर फोटो एडिटर है, मैं भले ही यूज नहीं करता हूँ बट ये अच्छा खासा पॉपुलर है। तो आप यहाँ से जाके ओपन इमेज करके यहाँ से कोई भी इमेज ओपन करो और वहां से यहाँ पे जो टूल दिया हुआ है काटने आटने का, एडजस्ट करने का, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ, वो फिल्टर वगैरह सब आप लगा सकते हो। मान लो इस पर फिल्टर लगाना था मुझे, तो इस पे देखो, देख लो ये थोड़ा ब्लर हो रहा है,
देखो ब्लर हो रहा है। तो इस टाइप का कोई भी काम आपको करना हो तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं और अच्छे अच्छे टूल हैं। मैं ऑनलाइन फोटोशॉप ही यूज करता हूँ, बट ये जो मैंने दूसरा आपको पिक्सलर बताया था ये भी बहुत अच्छा टूल है और बहुत लोग यूज करते हैं। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ऐसे जाके टाइप करो ऑनलाइन फोटो एडिटर और बहुत सारे ओपन करो और सब पे चला के देखो कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो और उस तरीके से यूज करो। जरूरी नहीं है कि जो मैं यूज करता हूँ वही आप करोगे। अब जो नेक्स्ट टूल के बारे में बात करने है वो है डमी इमेज जनरेटर। मतलब मान लो कि आप रियल टाइम इमेज आपके पास अभी नहीं आया, बस आपको पता है कि मेरे वेबसाइट में 600 बाई 400 का इमेज लगाना है, क्या लगाना है ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे कि रेदर देन कि कोई रैंडमली कोई इमेज उठा के लगाने का, आप एक डमी जनरेटर ऑनलाइन होता है, इमेज जनरेट करके देता है, जितना साइज आप बताओगे उतना, और उसी को लगाना होता है। तो वो थोड़ा प्रोफेशनल जैसा लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाना होता है और टाइप करना होता है डमी इमेज जनरेटर। जो पहला लिंक है मैं वही ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, मुझे मान लो अगर 600 बाई 400 चाहिए था तो इसने मुझे जनरेट करके दे दिया। आप अगर आप कलर चाहते हो कि ये मत करो यार, मुझे ट्रिपल ई कलर में चाहिए, मतलब थोड़ा सा ग्रेस, तो ये देखो इसने मुझे दे दिया थोड़ा सा ग्रे में। तो और आप यहाँ से जाके ओपन इमेज इन न्यू टैप करोगे और आपको एक नया इमेज मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लो और लगा लो। जब 600 बाई 400 इतने का कोई नया इमेज आएगा तो आप लगा लेना। मतलब ये तब यूज किया जाता है जब आपके पास फाइनल इमेजेस ना आया हो और आप चाहते हो कि जबरदस्ती मैं कोई भी गूगल से उठा के इमेज नहीं लगाना चाहता, प्रोफेशनल दिखाना चाहता हूं मैं अपने डिजाइन को। तो आप यहाँ पे जाके साइज बता दो। मान लो आपको अभी चाहिए था 800 बाई 300, एक पोस्टर लगाना था। तो आप यहाँ पे जाओ, ऐसे क्लिक करो, ये 800 बाई 300 का जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे जाओ, ओपन इमेज इन न्यू टैप करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो, इसको अपने वेब पेज पे यूज कर लो। ये थोड़ा देखो, ये कंपलसरी नहीं है चीजें, बट मैं बता रहा हूँ यही वो चीजें हैं जो कि एक बंदा दूर से आपका डिजाइन या आपको कोड करते हुए या आपका कोड देख के समझ जाएगा कि भाई ये एक्सपीरियंस बंदा है। एक एक्सपीरियंस और एक नॉन एक्सपीरियंस बंदा में काम खत्म करने का डिफरेंस नहीं होता है, किस तरीके से आप काम कर रहे हो ये मायने रखता है। और ये सारी चीजें इंटरव्यू वगैरह देते हो, आप प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो, तो अगर आप ऐसे यूज करते हो ना तो जो सामने चेक कर रहा है उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा मतलब एक्सपीरियंस्ड है, इसको पता है कि किस तरीके से किया जाता है चीजों को प्रोफेशनली। जो रैंडमली उठा के कुछ भी लाल पीला इमेज लगा देते हैं हम लोग, वो सब कॉलेज टाइम में होता है। और कॉलेज टाइम में भी मैं कहूंगा, जब मैं बता रहा हूँ आपको तो क्यों यूज करना है, जरूरी थोड़ी है कि भाई आप भी उस गड्ढे में गिर के ही निकलो, पहले से ही आप सीख लो ये चीज। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है डमी कंटेंट, मतलब डमी टेक्स्ट। मान लो कि मुझे किसी ने कहा कि भाई मेरा ना एक ब्लॉग का वो बना दो, वेबसाइट बना दो। अब ब्लॉग का वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम 5 ब्लॉग आप लगा के दिखाओगे तो उसको कि डिजाइन देखो ऐसा दिखेगा। जब तुम ब्लॉग सारे डाल दोगे तो ऐसा दिखेगा। अब या तो आप उससे ये कहोगे कि यार तुम मुझे 10 ब्लॉग लिख के दो तब मैं बनाऊंगा, या तो फिर आप रैंडमली कहीं से कुछ भी उठा के डाल देते हो। तो ऐसा नहीं करना होता है। वो जब आप करते हो रैंडमली तो वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखता है। आपको क्या करना पड़ता है कि जो डमी टेक्स्ट जनरेटर होता है उससे टेक्स्ट जनरेट करके आपको रैंडम टेक्स्ट लगाना होता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं वो चीज दिखाता हूं। तो आपको गूगल पे जाके टाइप करना होता है डमी टेक्स्ट, और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है लॉरम इप्सम। ये जो lipsum.com है ना, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेंट जनरेटर है। यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ चूज कर सकते हो, वर्ड चूज कर सकते हो, लिस्ट चूज कर सकते हो, बाइट चूज कर सकते हो। मान लो मैं पैराग्राफ वर्ड चूज करता हूँ और लिखता हूँ कि 200 वर्ड्स जनरेट करके दो मुझे। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे जनरेट लॉरम इप्सम करूंगा तो ये मुझे 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट करके देगा, और इसी को हम लोग यूज करेंगे। अब देखो, VS कोड में भी हमें रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का मिलता है प्लगइन, वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी VS कोड के प्लगइन के बारे में हम लोग जब दिखाने लगेंगे तो ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। वैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। अब देखो, नेक्स्ट हो सकता है आप दूसरे लैंग्वेज में जनरेट करते हो या वेबसाइट बना रहे हो। जैसे हिंदी का ब्लॉग आपको किसी ने बनाने के दिया है तो आप हिंदी ही लगा के उसको दिखाओगे ना कि देखो हिंदी हम लोग लगाएंगे तो इस डिजाइन के साथ ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और टाइप करना है डमी टेक्स्ट जनरेटर इन हिंदी, जनरेटर हिंदी, या फिर स्टार्टिंग में आप हिंदी रखो, वो कीवर्ड सही रहेगा, हिंदी डमी टेक्स्ट जनरेटर। और देखो, मान लो हमारे पास ये जो पहला लिंक आया उसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखो हमारे पास उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ भी चूज कर सकते हैं, वर्ड भी चूज कर सकते हैं और जनरेट कर लेंगे। तो जब जनरेट करेंगे तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखो हिंदी में आ गया कंटेंट। इसको कॉपी पेस्ट करके हम लोग डमी टेक्स्ट लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे।
हमेशा ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट मत करो, हमेशा डमी टेक्स्ट लगाओ। वो भी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है आपका कि आप कितने अच्छे वेब डेवलपर हो और प्रोफेशनल डेवलपर हो। अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट के कलर्स की। तो कलर्स तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, बट आपको एग्जैक्ट कलर कोड पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में या जनरल ह्यूमन के दिमाग में कितने कलर्स होते हैं, 5, 10 या 20 कलर होगा मैक्सिमम, बट उस 20 का एग्जैक्ट कोड आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हर एक कलर का बहुत सारा शेड्स होता है और शेड्स जरूरी होता है। आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि रेड या येलो, तो इससे काम नहीं चल पाएगा। तो अभी मैं आपको वही और कुछ ऑनलाइन टूल दिखाऊंगा जिससे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो आपको गूगल पे टाइप करना है पहले कलर्स फॉर वेबसाइट। अब देखो, अब हमारे पास colors.co आ गया। फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास, और भी है, colorhunt.co है। और मैं जो सर्च करता हूँ अक्सर वो होता है फ्लैट कलर्स फॉर वेबसाइट। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक दो और ओपन कर लेता हूँ इसमें, material.co, और फिर एक और कीवर्ड होता है जिसका नाम है कलर कॉम्बो फॉर वेबसाइट। वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, ये सब मैंने ओपन कर दिया है। colorcombo.com ओपन कर लेते हैं, कलर हंट भी ऑन हो गया, ठीक है। तो अब इतना ही देखते हैं हम लोग। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे colors.co पे आप देखोगे तो हमारे पास ऑलरेडी इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है। आप क्या कर सकते हो कि या तो स्टार्ट द जनरेटर कर सकते हो या एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पेटल्स कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जो ट्रेंड पे चल रहा होगा कलर और कलर कॉम्बो, वो आपको ये बना के दिखा देंगे। तो आपको वो बना के एक्चुअल में ये दिखाते हैं कि आप देखो, ये सारा कलर मिला के एक वेबसाइट बना सकते हो, ये सारा कलर मिला के एक वेबसाइट बना सकते हो, मतलब, या फिर किसी किसी पर्टिकुलर एक शेड्स को हल्का करते हुए वेबसाइट बना सकते हो। कुछ कलर ये दे दो, कुछ वो दे दो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि कौन कौन सा कलर कॉम्बो बन सकता है वेबसाइट में। और यहाँ पे आप देखो, होवर करोगे तो वो आपको कलर कोड भी दे रहा है, हेक्स कोड। ठीक है, तो वो ले सकते हो। फिर दूसरे लिंक पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखो, इन लोगों ने क्या किया है कि कलर बनाकर बताया हुआ है कि किस टाइप से लगेगा आपका कलर कोड अगर आप ये यूज करोगे तो। और यहाँ पे उन लोगों ने कलर कोड भी दिया हुआ है, तो ये देखो। तो इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन वगैरह बना के दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे भी देखो, कलर हंट पे इन लोगों ने ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन बना के दिखा हुआ है। अगर आप होवर करोगे तो आपको वो कलर कोड भी दिखाएंगे। और ठीक है, अब देखो, मैंने क्लिक कर दिया तो वो डिटेल में मुझे दिखाने लग गए, पूरा कलर कोड वगैरह सब। अब देखो, फ्लैट यूआई कलर, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप किसी, मान लो मैं इस वाले शेड्स में, ये मुझे ज्यादा पसंद आया तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये मुझे इतने कलर्स दिखा रहा है, तो इनमें से ही मैं किसी का कॉम्बो बना सकता हूँ। मान लो फुटर मैं चाहता हूँ कि ये वाला ब्लैक हो जाए और नॉर्मल मेरा कलर कोड ये रहे या फिर ये रहे। तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो जाएगा वो कलर, और ये भी कलर क्लिक करूंगा, कॉपी हो जाएगा। मैं वहां पे बस जाके पेस्ट करना है मुझे। तो इस तरीके से आप कलर कोड वगैरह चूज कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों को खुद आइडिया नहीं होता है, जो कलर्स के एक्सपर्ट हैं उनको पता होगा, नहीं होगा तो हम लोग ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। जैसे देखो, ये कितना अच्छा कॉम्बो है कि आप जो फुटर, जो डार्क वगैरह रखते हो चीजें, फुटर हो गया, लिंक हो गया, वो आप इस कलर से रख सकते हो। और जो लाइट चीजें हैं उनको आप इस तरीके से रखते हो, जैसे मेन्यू का कलर वगैरह। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे इस तरीके से हमारे पास फ्लैट वगैरह के आइकन मिल जाएंगे, उन पे आप कॉपी करते जाओ और आप पे बनते जाएंगे। देखो, इन लोगों ने क्या किया है कि हर कलर का अलग अलग शेड्स बना के दिखाया है। जैसे ग्रीन, हम लोग तो बोलने का ग्रीन बोल देंगे, पर देखो यहाँ पे इतने सारे ग्रीन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि ये कलर जो है पावर्ड बाय, ये चेंज होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा किस तरीके से हमारा दिखेगा अगर हम यूज करेंगे तो इस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हो। और बहुत सारा आपको वेबसाइट मिल जाएगा जहां पे आप ये काम कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे फैब आइकन जनरेटर का। तो देखो, ये जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसी को बोलते हैं फैब आइकन। ठीक है, तो वो या तो आप एक छोटा सा इमेज ले लो और उसको खुद से आप सेट कर सकते हो, लिंक टैग वगैरह देके। बट पहले क्या होता था कि आप मोबाइल पे यूज करोगे तो अलग दिखेगा, और अभी एक पर्टिकुलर टैग से भी काम कर जाता है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जनरेट करूँ, पुराने तरीके से ही जनरेट करके डालूं, ताकि हर जगह पे मेरा काम करे। तो उसके लिए आपको क्या डालना है, फैब आइकन जनरेटर यहाँ पे डालो, फैब आइकन जनरेटर।
देखो मान लो मैं जो यूज करता हूँ वो ये यूज करता हूँ, रियल फैब आइकन जनरेटर। अगर आप ये भी करोगे या ये करोगे तो भी हो जाएगा काम। इसमें क्या करना होता है कि आपको अपलोड करना होता है अपना इमेज, ठीक है। तो मान लो मैंने जो फेसबुक वाला आइकन या ट्विटर वाला आइकन जो जनरेट किया था वही डाल देते हैं इसमें फैब आइकन के लिए। देखो कंटिन्यू विथ दिस पिक्चर मैंने कर दिया। अब मुझे वो ट्विटर का आइकन दिखाने लग गया यहाँ, और दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका दिखेगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है डेस्कटॉप पे किस तरीके से दिखेगा, मोबाइल पे किस तरीके से दिखेगा, डेस्कटॉप ब्राउजर पे किस डिफॉल्ट थीम में क्या दिखेगा, डार्क थीम में क्या दिखेगा, ठीक है। वो एंड्रॉइड और इस पे भी फैब आइकन दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, जनरेट योर फैब आइकन इन HTML कोड। अब ये आपका सब कुछ जनरेट करके डाउनलोड कर देगा। अगर आप अपना पाथ चेंज करना चाहते थे तो भी आप पाथ चेंज कर सकते हो यहाँ पे डालकर। अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको पाथ वगैरह चेंज करने के दे देगा। अगर यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो जब कोड डाउनलोड करोगे तब कर लेना आप इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरे लिए क्या कर रहा है कि एक पैकेज बना के देगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें कोड देगा। अब इस कोड को जाके हमें हेड पे लगा देना है, और ये जो पैकेज दिया है उसको जाके डाउनलोड करोगे पैकेज, तो वहां पे आप देखोगे कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ओपन विद फोल्डर, अब देखो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहीं पे, एक्सट्रैक्ट टू फैब आइकन पैकेज। अब अगर इसमें जाऊं तो इसने क्या किया कि हर चीज के लिए एंड्रॉयड का क्रोम, एप्पल टच आइकन, ये सब कुछ जनरेट करके मुझे हर एक पिक्सल बाई पिक्सल, एक 16x16, 32x32, 150x150 सब कुछ तैयार करके दे दिया है, ठीक है। और इसने मुझे क्या किया, कोड भी दे दिया, इसको लगा लो। अब देखो बात ये आएगा कि आपको ना यहाँ पे आपको पाथ देना होगा। अगर आप वहां पे फैब आइकन नाम का एक फोल्डर में डाल रहे हो ये सारा फाइल, ये सारा कॉपी करके एक फैब आइकन नाम के फोल्डर में डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फैब आइकन लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो HREF है वो आप सही कर लेना, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी काम करेगा, और उसी तरीके से सेम ये भी काम करता है फैब आइकन जनरेटर। तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना। आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ इस टूल टिप्स और टूल्स वाले में, कि मैं बस टॉपिक बता दे रहा हूँ कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या ऑनलाइन हेल्प लिया जा सकता है। बाकी ये चॉइस आप पे है कि आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हो। अब हम लोग देखेंगे कि CSS कोड ऑनलाइन कैसे जनरेट करते हैं। सारी चीजें के लिए नहीं, बट कुछ चीजों जो कि हमें खुद से करना और बार बार करके देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूं। अब मान लो कि मुझे क्या करना है कि ग्रेडियंट बनाना है, तो ग्रेडियंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS ग्रेडियंट जनरेटर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखो, अब मैं एक दो लिंक, 3 लिंक ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं जिसपे अच्छा रहेगा मैं वही यूज करूंगा। मैं जनरली अब तक यूज करता नहीं था ये, बट आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रेडियंट जल्दी यूज करता नहीं हूँ अपने वेबसाइट से। बट देखो मान लो अगर आपको करना है ग्रेडियंट, तो कितना आसान है यहाँ पे, वही मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब देखो मान लो मैं पहले यहाँ पे कलर चूज करता हूँ, तो मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका ओपेसिटी भी चूज कर सकता हूँ कि कितना ओपेसिटी रहेगा, कितना नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये वाला कलर अगर मान लो मुझे चेंज करना है, इस साइड वाला, तो मैं वो यहां से कर सकता हूँ। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर ये रहे, और जो लास्ट वाला कलर है इसको हटा देते हैं, ठीक है। बस दो रखते हैं हम लोग, 2 कलर बनाएंगे। आप ज्यादा चाहो तो आप ज्यादा बना सकते हो। ये देखो, मान लो हम लोग कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, बन गया। देखो ये आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि कितना ग्रेडियंट का हिस्सा कौन रखेगा, देख रहे हो। तो ऐसा बहुत सारे टूल है जहां पे आप जाके ये कर सकते हो। एक से ज्यादा ग्रेडियंट भी रख सकते हो, रेडियल ग्रेडियंट रखना है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने ग्रेडियंट भी बताया हुआ कि किस टाइप का ग्रेडियंट रखना है क्या, और यहाँ पे नीचे में साथ साथ में वो कोड भी जनरेट कर रहे हैं। आपको बस यहाँ से कोड कॉपी करना है, जाके पेस्ट कर देना है, ये ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। तो मतलब एक्सपेरिमेंट सारा आप यहाँ से कर सकते हो, इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, सब कुछ हर कुछ दिया हुआ है। लीनियर है तो लीनियर, और अगर रेडियल है तो रेडियल कर लो, वो आप सारा काम कर सकते हो। ये देखो अब डिग्री भी घुमा सकते हो इसका कि किस साइड रखना है। ये देखो अगर मैं इधर करूं तो इधर हो जाएगा, यहाँ से तो देख लो। तो ये सारा काम आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हो। आपको बहुत सारे टूल इसमें भी ऑप्शन हैं, जैसे ये देखो अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मुझे जो बेस्ट लगा है वो ये वाला लगा है, CSS ग्रेडियंट वाला, क्योंकि इसमें आप देख भी सकते हो और बहुत सारा है इसमें ऑप्शन। एक तो लीनियर, रेडियल, यहाँ पे डिग्री वगैरह आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जितने कलर पैटर्न मर्जी है उतने आप यहाँ पे लगा सकते हो।
तो ये जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलता रहेगा। अब फिर दूसरा हम लोग एक बार देखते हैं जिसका नाम है बॉक्स शैडो। वो भी हम लोगों को करने में ना खुद से करते रहते हैं हम लोग, फिर देखते हैं, फिर करते हैं, फिर देखते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उससे बेटर है कि ऐसे जगह पे आप जाओ, बॉक्स शैडो जनरेट करो। जैसे मान लो कि ये पहला ही ओपन कर देता हूँ। अब देखो मुझे बॉक्स शैडो जनरेट करना था, यहां से मैं आराम से इजीली बॉक्स शैडो जनरेट करूंगा कि इतना इधर ले जाना है, वर्टिकल इतना इधर लेना है, ब्लर कर देना है इसको, या और स्प्रेड कितना करना है, कितना नहीं करना है, कलर क्या होगा शैडो का। ठीक है, मान लो इस कलर का शैडो देना था मुझे, या इस कलर का शैडो देना चाहता हूं मैं। बैकग्राउंड कलर, बॉक्स का कोई अलग कलर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, वो सब कुछ दे दो, ओपेसिटी वगैरह सेट कर दो। उसके बाद यहाँ पे कोड जनरेटेड है, कॉपी करो और जाकर लगा दो, और आपका कोड जनरेट हो गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि बॉक्स शैडो भी हम लोगों ने किस तरीके से कर लिया। अब बॉक्स बॉर्डर रेडियस भी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से देख सकते हो कि कितना सारा कॉर्नर करना है या नहीं करना है, कैसा लगेगा। मतलब आप यहाँ पे जाके वो देख सकते हो ट्राई करके कि कैसा लगेगा। और आपके पास वो अगर जब भी जिस पॉइंट पे आपको अच्छा लगा उसका कॉपी करो कोड और जाके पेस्ट कर दो, आपका काम सेट। फिर अब हम लोग एक नेक्स्ट देखते हैं CSS ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसी ऐसी चीजों का ही बता रहा हूँ, और ऐसी ऐसी चीजों का ही ऑनलाइन मिलेगा जो आपको वहां हर बार हर पिक्सल पे चेंज करके देखना पड़े। ठीक है, तो जैसे देखो मान लो मुझे ट्रांसफॉर्म वगैरह किसी चीज को करना है, 2D या 3D, 3D का भी अलग आएगा अभी ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा कोड है, और यहाँ से हम लोग सारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपना। तो मान लो मैं इसको स्केल करना चाहता था, स्केल कर रहा हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, वाई एक्सिस पे कर रहा हूँ, स्क्यू करना चाहता हूँ, स्क्यू भी कर सकता हूँ, वाई एक्सिस पे भी स्क्यू करना चाहता हूँ, वहां भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास कोड ऑलरेडी जनरेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें जो HTML CSS JS.com है उसमें भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट शैडो भी करना चाहते हो, अभी हमने बॉक्स शैडो की बात की थी, अगर आप किसी टेक्स्ट शैडो पे भी देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। कलर कोड वगैरह आप चूज कर सकते हो कि किस कलर का शैडो चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, ये सब कुछ बहुत सारा जनरेटर हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे एनिमेशन, एनिमेशन का भी हमारे पास जनरेटर होता है। तो चलो अब हम लोग एनिमेशन देखते हैं, CSS एनिमेशन जनरेटर। अब देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना जैसे रोटेट, मान लो रोटेट पे मैंने क्लिक किया तो उसने रोटेट वगैरह करके मुझे दिखा दिया कि उसने क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बट ये मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे हमें कोड वगैरह के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। राइट, आउट ऑफ फिक्चर्स वगैरह मैं कोई और देखता हूँ जहाँ पे कोड डायरेक्ट जनरेटेड हो, जैसे यहाँ पे। राइट, ये बेटर है। अब मान लो CSS एनिमेट करना है मुझे, तो यहाँ हमारे पास टाइमलाइन है। ठीक है, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मुझे क्या करना है। जैसे देखो यहाँ पे अभी क्या था, इन लोगों ने सेट किया हुआ है कि जब स्टार्ट हो तो यहाँ पे हो। ठीक है, की फ्रेम, और जब यहाँ पे जाए तो देखो यहाँ पे बदल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट कितना, टॉप कितना, रोटेशन कितना करना है, स्केल कितना करना है। मान लो इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो बढ़ा दिया, स्केल वाई भी बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा दिया। और मान लो अब यहाँ पे ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, इस नेक्स्ट फ्रेम पे, और वहां पे ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा कम करेंगे, अब स्केल को वाई भी कम कर देंगे, ओपेसिटी फिर से बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्यू कर देंगे, अब फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप फ्रेम फ्रेम पे सेट करके आप पता कर सकते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा आपके पास फ्रेम वगैरह सारा कोड यहाँ पे जनरेटेड है, आपको जाना है और कोड करना है। अब देखो, अभी इसको CSS को, इस एनिमेशन को रन भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। देखो अभी जो हमने बनाया रन हो रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे लाते हैं। अब देखो, अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, प्ले हो रहा है एनिमेशन। आपको अब ये एनिमेशन पसंद आ गया तो यहाँ पे जाओ, कोड कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आप जो भी एनिमेशन करना था, लेफ्ट, टॉप, रोटेशन, स्केल, स्क्यू, ओपेसिटी, सारा का सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास है कि स्टार्ट मार्कर 1 पे क्या होगा, मार्कर 2 पे क्या होगा। ये जो मार्कर है ना जो हमने लगाया है वो है। ठीक है, ये सब कुछ आप ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो कि कितने मिनट का है वो होना चाहिए, ड्यूरेशन रिपीट होता रहेगा या नहीं इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी रिपीट करना है यहाँ पे टिक लगा दो। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग कहीं पे एरर आता है, हम लोग रिजॉल्व खुद से नहीं कर पाते हैं तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं। कहाँ सर्च करना है, कहाँ पे हमें डायरेक्ट मिलेगा? गूगल पे हमें बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, बहुत सारा हेल्पफुल होता है लिंक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे होता है। बट मेन कहाँ पे है जहाँ पे कोडिंग वाले लोग देखते हैं या प्रोग्रामर्स देखते हैं अपना, तो उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो, एक वेबसाइट है। वहां पे हर एक लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, और बिलीव मी, आप जितना भी 90% आपका क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पे आंसर्ड होगा। कुछ भी वहां पे ऐसा नहीं है जो कि आप पूछोगे और नहीं होगा। हाँ, शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम नया हो आपके पास, बट 90% आपको मिल जाएगा जो ऑलरेडी आपने पूछा है। और उस वहां पे आंसर भी आपके और मेरे जैसे प्रोग्रामर्स ही करते हैं। मतलब क्वेश्चन भी हम लोग जैसे प्रोग्रामर ही करते हैं और आंसर भी वहां पे प्रोग्रामर ही करते हैं, जिनको जो डिफिकल्टीज आया। तो जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। तो देखो, या तो आप गूगल पे क्वेश्चन सर्च करोगे तो आएगा। जैसे देखो, मान लो कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि बॉक्स शैडो नॉट वर्किंग, शैडो इज नॉट वर्किंग इन CSS। देखो, गूगल मुझे बहुत सारे लिंक दिखाएगा बट स्टैक ओवरफ्लो जरूर दिखाएगा। तो देखो, स्टैक ओवरफ्लो मैंने ओपन किया, बहुत सारे लिंक है जो काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन स्टैक ओवरफ्लो एक तरह से समझ लो तो कोडर लोगों का मतलब बाइबल है। यहाँ पे हर वो चीज होगा। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने बताया हुआ है, अपना क्वेश्चन पूछा है, आप भी पूछ सकते हो। यहाँ अकाउंट बनाओ और अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी नहीं मिलता है आपको तो पूछो, क्योंकि जो मिल रहा है उसको पूछने की क्या जरूरत है, उसको देखो, वो रिजॉल्व करो। देखो, किसी ने पूछा, उसका फिर लोगों ने जवाब दिया है नीचे कि क्यों नहीं काम कर रहा, कोड सही करके दिया है। ठीक है, तो और आप भी यहाँ पे जवाब दे सकते हो। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आप आंसर भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो मतलब ये वेबसाइट प्रोग्रामर्स के लिए है कि क्वेश्चन भी पूछो और अगर आपको कुछ आता है तो किसी को जवाब भी दे दो, हेल्प भी कर दो। अब देखो, फॉर एग्जांपल, अब डायरेक्ट आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी आके सेम क्वेश्चन यही वाला पोस्ट करो। देखो, मैंने यहाँ पे पोस्ट किया बॉक्स शैडो इज नॉट वर्किंग इन CSS। देखो, कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, कितने बार आंसर लोगों ने किया है, वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन पे मैंने क्लिक किया। देखो, एक बंदे ने क्वेश्चन किया, अपना कोड दिया और पूछा कि क्यों काम नहीं कर रहा है। लोगों ने उसका जवाब दिया कि क्यों नहीं कर रहा, आपको कैसे करवाना है। तो इस तरीके से आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके अपना ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिर्फ HTML CSS ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उस पर आप कर सकते हो, और अकाउंट बना के क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, जवाब भी दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है कोड रिफैक्टरिंग। तो कोड रिफैक्टरिंग क्या होता है कि आपने एक कोड किया, पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, बहुत बार क्या होगा कि आपके पास टाइमलाइन की कमी होगी, तो आप हो सकता है परफेक्ट कोड ना लिखो बट जो आउटपुट था वो ले आओ। ठीक है, और आपको भी पता है कि आपने अच्छे से कोड नहीं लिखा है बट काम कर रहा है। तो जब आपने आउटपुट दिखा दिया तो फिर से आके आप बिना आउटपुट को चेंज किए हुए आप अपना कोड सही कर लो, इसको बोलते हैं कोड रिफैक्टरिंग। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, मैंने पूरा वेबसाइट बना लिया बट अभी गलती कर दी, अब फिर से सही करना पड़ेगा। ये नहीं, यही प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है, ये आपको बाद में करना ही पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि यार मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी तो अब सही करने में दोबारा टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा होता है। इसी को एक वर्ड दिया गया है कोड रिफैक्टरिंग। मतलब कि आप आउटपुट आपने निकाल लिया, ठीक है, बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपने जो लिखा है लिखने का तरीका सही नहीं है, तो उसको जाके सही करो। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आउटपुट चेंज ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोड को आप लोग सही कर सकते हो बाद में, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हर कोई करता है, हर प्रोफेशनल्स करता है। ये मत सोचो कि एक बार में ही कोई परफेक्ट कोड लिखता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन एडिटर्स का। मान लो कि आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन ही काम करूं, जो भी कुछ भी छोटा सा मोटा एक्सपेरिमेंट करना है आपको कहीं पे, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, किसी और पे काम करना है, तो आप क्या एडिटर वगैरह डाउनलोड करोगे? नहीं। या मान लो आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन एडिटर पे एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हो। तो अभी हम लोग वही देखेंगे। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडिटर टाइप कर देना है, ऑनलाइन HTML CSS एडिटर, ऐसे लिख दो आप। आपको नाम याद हो जाएगा, मैं डायरेक्ट नाम नहीं बताता क्योंकि मैं एक से ज्यादा एडिटर आपको दिखाना चाहता था।
देखो, एक तो JSPidal और एक कोड पेन, ये दोनों मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बट आप बाकी भी चीजें जाकर ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको यही ट्राई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों ने हमें स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे HTML लिखो, यहाँ पे CSS लिखो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखो और यहाँ पे रिजल्ट देखो। तो मान लो मैं H1 लिखता हूँ, H1 हेलो, ठीक है, और यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ कि H1 और कलर रेड। अब यहाँ पे देखो रन का ऑप्शन है, मैं रन करूंगा, यहाँ पे एक H1 में रेड कलर का आ गया। तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, अब ये आता है कोड पेन। कोड पेन मुझे पर्सनली अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप इसमें ना कुछ भी चीजें सर्च भी कर सकते हो। मान लो मुझे डिफरेंट तरह का शेडो चाहिए था, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा CSS शेडो। अब देखो, बहुत लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है और इस पे सेव करके छोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि आपको कुछ CSS, आपका पास वेबसाइट नहीं है और आप CSS के डेवलपर हो, आप अपने पास कुछ बनाते हो बढ़िया सा, और आप चाहते हो कि मान लो एनिमेशन वगैरह यूज करके आप कुछ बनाते हो और आप चाहते हो कि उसको प्रोजेक्ट के रूप में दिखाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे आके अकाउंट बनाओ, यहीं पे बनाओ और यहीं पे सेव करो और उसका लिंक दे दो अपने रेज्यूमे में। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने मान लो ये शेडो बनाया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का शेडो बनाया। देखो अभी ओपन कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कितने डिफरेंट तरह का इन लोगों ने शेडो बनाया किसी ने, तो उसने सेव कर दिया। वो क्या करेगा, अपने प्रोजेक्ट में दिखाएगा इसको कि देखो मैंने किस किस तरह का शेडो बनाया है और मेरा CSS का मतलब कितना अच्छा समझ है मुझे CSS का, तो उसने दिखा दिया यहाँ पे। और आपके लिए भी हेल्प हो गया कि HTML भी मिल गया और CSS भी मिल गया। अभी देखो फिलहाल इसने HTML स्लिम में लिखा हुआ है और इसने CSS सैस में लिखा हुआ है, तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो यहाँ से जाके। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट जाके यूज कर सकते हो कि भाई एक सेकेंड, यहाँ नहीं, यहाँ पे आप कर सकते हो व्यू कंपाइल्ड HTML और यहाँ पे कर दो व्यू कंपाइल्ड CSS। अब देखो इन्होंने इनका आप ये शेडो वगैरह आपको, अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि आप भी ऐसा शेडो बनाओ, तो आप कुछ मत करो, इनका कोड जाओ, इनका कोड में देखो शेडो 1 का कोड HTML कॉपी करो और यहाँ से शेडो 1 का वो कॉपी कर लो, CSS कॉपी करो, पेस्ट कर दो। और अगर आपको खुद ऐसा कुछ बनाना है तो आप साइन अप करके लॉग इन कर लो और वहां पे बना के सेव करते रहो। अब देखो, अब मान लो कि आप चाहते हो कि मैं अकाउंट ना बनाऊं, मुझे बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है फिर छोड़ दूं, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करो, आपको बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा HTML CSS JS। बस इसमें फर्क ये है कि इसमें रन आपको रन नहीं करना होता है। जैसे ही आप एडिटर पे काम करना छोड़ोगे, कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ और लिखता हूँ हेलो। अब देखो मैंने उससे हटा, यहाँ पे हेलो ऑटोमेटिक लिखा आ गया, बस यही है। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहली चीज कि कहीं पे कोड ढूंढने के लिए HTML CSS कुछ अच्छा अच्छा, और इन पे बहुत अच्छा अच्छा भी बनाया हुआ है। जैसे देखो अभी मैं आपको एक बता देता हूँ, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा जगह है और लोग अपना पोर्टफोलियो भी इस पे बनाते हैं। देखो मैं अब बात करता हूँ CSS एनिमेशन, बस इतना लिखता हूँ CSS एनिमेशन। अब देखो अच्छी अच्छी एनिमेशन, इतने अच्छे अच्छे एनिमेशन आएंगे कि पूछो मत, आप कहोगे कि अच्छा ये CSS से हो सकता है। देखो मैं ये सारी चीजें ना ओपन करता हूँ, एक दो चीजें। अभी देखो, ये देखो ये CSS से बना हुआ है, ये जो एनिमेशन अभी आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में CSS से बना हुआ है, देख रहे हो। तो ये सारा चीज देखो HTML CSS और JS जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, बट देख रहे हो आप ये वीडियो जैसा लग रहा है, बट ये HTML CSS और JS से यूज करके बनाया हुआ है। अब हम लोग सबसे पावरफुल टूल जो कि हमारे हर एक ब्राउजर में आता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मान लो ये हम लोगों का वेबसाइट है, ठीक है, ये हम लोग बना रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ या कुछ देखना चाहता हूँ, तो हमारे पास ब्राउजर में एक टूल होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल, ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, बट अब मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखो इसको सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं, कहीं पे भी आप राइट क्लिक करो, नीचे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे जो ओपन हो रहा है वो आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल है। तो इससे क्या कर, यहाँ पे आपका देखो जो एलिमेंट टैब है इसमें आपको बेसिकली रहना है। जो कंसोल टैब होता है इसमें आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काम करते हो और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर भी आता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है। नेटवर्क परफॉर्मेंस ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी आपको जो HTML CSS में काम आएगा वो है एलिमेंट। तो क्या होता है कि यहाँ पे HTML रहता है, यहाँ पे CSS रहता है। अब
यहां पे सीएसएस पूरा का पूरा नहीं रहेगा, जिस एलिमेंट का देखना चाहते हो, मान लो कि मैं इस एलिमेंट का देखना चाहता हूं, इस वाले का, बॉडी का, तो बॉडी पे मैं क्लिक करूंगा, बॉडी पे जितना सीएसएस लगा हुआ है सब यहां आ जाएगा। अब देखो, अब मैं इसके अंदर का कोई भी चीज अगर देखना चाहता हूं तो कैसे देखूंगा, ये देखो, मान लो मैं इस रो का देखना चाहता हूं, ठीक है, तो रो पे इस पे क्लिक किया, देखो इस पे जितने सीएसएस लगे हुए हैं सब यहाँ पे आ गया। अब देखो, इसका फायदा दो तीन जगह पे होता है। पहली चीज, मान लो मुझे इसका साइज चेंज करके देखना है या कलर चेंज करके देखना है, तो मैं क्या करूंगा, दो तरीका है। एक, आप इसी एलिमेंट पे ले जाओ अपना माउस और वहां पर राइट क्लिक कर दो। अब देखो, ये माई ब्राउजर साइज जो था H1 ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और उससे रिलेटेड सारा CSS हमारे पास है। अब मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकता हूँ, इसका यहीं पे कलर चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं इसका कलर चाहता था ब्लू करना, देखो ब्लू कर दिया मैंने यहीं पे। मान लो मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता था, मैं यहीं पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज करना चाहता था डिक्रीज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई नया CSS भी लगा सकता हूँ। अब जैसे देखो, मान लो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ टेक्स्ट, क्या लगाऊं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन लग गया। तो ये CSS मैंने अभी अभी लगाया, और कोई CSS आप हटा भी सकते हो। हटाना कैसे है, इस पे जो टिक लगा हुआ वो हटा दो। मान लो मुझे ये हटाना था, देखो ब्लैक हो गया, कलर हटाया ब्लैक हो गया। तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। पहली चीज आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। उसको ओपन करने का तरीका क्या है कि आप उस एलिमेंट पे जाओ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, वो ऑलरेडी देखो HTML में सिलेक्टेड है और उसका CSS यहाँ पे है। दूसरा तरीका, बार बार इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल आप बंद तो नहीं करोगे, तो हमारे पास ये देखो, ये पॉइंटर दिया गया हो, इस पे क्लिक करके आप जिस भी एलिमेंट पे ले जाओगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे ले गया, इस पे क्लिक किया, देखो ये 248 वाला सिलेक्ट हो गया। इससे रिलेटेड जितना भी था मेरे पास CSS वो आ चुका है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी, आप हाइट और विड्थ भी पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, उस एलिमेंट पे होवर करना है। देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वो एलिमेंट पे बता रहा है कि ये 103 विड्थ है और 80 हाइट है इसका। अब उसी तरीके से मान लो मैं इस बॉक्स का जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो पॉइंटर है, और यहाँ पे ले जाकर बस होवर करूंगा। ये मुझे बता देगा कि कितना हाइट है कितना विड्थ है। देखो हाइट 466 और 179 ये। अब ये जो ग्रीन वाला है ये बता रहा है कि पैडिंग इतना दिया हुआ है, देख रहे हो, ग्रीन ऑलरेडी बता रहा है कि पैडिंग इतना दिया हुआ है। आप इनफैक्ट अगर चाहो तो ये कंप्यूटेड पे जब क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का बॉक्स मॉडल जो हमने HTML और CSS में देखा था, बॉक्स मॉडल, वो भी बना के दिखाया हुआ है कि मार्जिन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बॉर्डर 1 पिक्सल का है, पैडिंग 20 पिक्सल 20 पिक्सल और 50 पिक्सल इस साइड से है, और कंटेंट का कितना हाइट विड्थ है देखो। और आप यहाँ पे होवर करोगे वो भी दिखाएगा कि कहाँ पे क्या लिया हुआ है, देख रहे हो। तो ये है पावर इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल का। इनफैक्ट आप कुछ चीज यहीं से हटा सकते हो। मान लो मैं चाहता हूं ये माई ब्राउजर साइज ना दिखे, तो मैं क्या करूंगा, इस पहले माई ब्राउजर साइज पे क्लिक करके इसको ढूंढा, और यहाँ पे मैं जाऊंगा और एडिट एज HTML करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहूं तो H1 को H2 भी यहीं पे कर सकता हूं। देखो अब मैं इसको H2 कर रहा हूं, H2 कर दिया। अब देखो ये H2 हो गया है। अब मैं चाहूं तो एडिट एज HTML करके इसको हटा भी सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है। लो मैंने हटा दिया, इसको हट गया यहां से। तो अब ये सोच लो कि ये कितना पावरफुल टूल है कि आप यहाँ पे जाके HTML एडिट कर सकते हो, यहाँ पे CSS एडिट कर सकते हो, यहाँ पे बॉक्स मॉडल भी देख सकते हो पर्टिकुलर चीज का। आपको किसी चीज का हाइट और विड्थ पता नहीं चल रहा तो उस पे आप होवर, उस एलिमेंट पे आप होवर करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना पैडिंग, कितना मार्जिन, कितना हाइट, कितना विड्थ, सब बता देगा ये। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास 3 व्यू है, या तो हम इस तरीके से देखें, या तो फिर इस तरीके से डिवाइड कर दें, इधर देखें और इधर लिखें, या तो फिर इसको सीधा हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। ये देखो ये एक अलग विंडो की तरह ही रख सकते हैं, ठीक है, अलग विंडो पे रख सकते हैं इसको। और अगर फिर से कंबाइन करना है, यहाँ 3 वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखो इस साइड आ गया ये चीज, तो अब मुझे आसानी से दिख रहा है, देख रहे हो कि कौन कितना विड्थ है। लेकिन इस साइड रखने में प्रॉब्लम ये है कि इसका ओरिजिनल विड्थ चेंज हो जाता है। तो मैं तो जिस पे काम करता हूँ वो अलग विंडो ही कर लेता हूँ ताकि इस पे इफेक्ट ना पड़े, इसका विड्थ पे और हाइट पे इफेक्ट ना पड़े। और मान लो अब मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से देख लेता हूँ इसका हाइट विड्थ क्या है, कलर क्या है, कितना मार्जिन, कितना पैडिंग, सब पता चल रहा है मुझे।
देखो कंप्यूटेड पे जाओगे तो आपको बॉक्स मॉडल। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। एक तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप किसी भी एलिमेंट पे एडिट करोगे, एडिट HTML, तो आपको HTML दे देगा उस पूरे टैग का एडिट करने का। जिस भी टैग पे आप क्लिक करके करोगे उसके अंदर तक का आपको चेंज करने के लिए दे देगा। मतलब पेरेंट पे करोगे तो उसका चाइल्ड भी आपको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे दे देगा। अगर मैं HTML पे ले जाके एडिट HTML करूँ तो पूरा HTML एडिट करने का मुझे ऑप्शन मिल गया। और और यहाँ पे आपको स्टाइल मिल जाता है कि कितना क्या लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप HTML जो एडिट करने का काम है एकदम लाइव चेंज करके आप चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार वहीं पे जाके चेक करना है। अब मान लो कि मैं चाहता था कि चलो थीम कलर ही चेंज करके देखते हैं, ये जो ब्लू कलर में है उसको नहीं करे, तो मैं यहीं पे जाऊंगा और कलर वगैरह चूज करके देखूंगा कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। देखो लाइव मुझे पता चल गया कि ग्रीन कलर सेट करूंगा तो कैसा दिखेगा। मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब मान लो मुझे चाहिए ये था कि मैं यहाँ पे जो सर्च वाला है इसको हटाना चाहता हूँ कि अगर सर्च ना रहे तो क्या होगा। तो मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, एडिट HTML करता हूँ और पूरा फॉर्म हटा देता हूँ। देखो हटा दिया और यहाँ पे क्लिक किया वो हट गया। अब मुझे पता चल गया कि कैसा दिखेगा। तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल कितना पावरफुल है और कितना अच्छा है एक डेवलपर के लिए। और आप जितना ज्यादा इसके साथ काम करते जाओगे आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा इसके बारे में। अब अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि देखो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप सेलेक्टर भी बना सकते हो। मान लो मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे दे दिया स्टार सेलेक्टर दिया और यहाँ पे अब मैं बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। डिबगिंग करना है मान लो मुझे, तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब देखो उससे क्या हुआ कि मैं हर जगह पे मेरा एक बॉर्डर बन गया। मुझे पता चल गया कि कौन कहाँ पे कितना स्पेस ले रहा है, कितना छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिबगिंग भी कर सकते हैं। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और वहां पे आपको जो मर्जी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मान लो डिव पे लगाना है तो डिव कर दिया और इसके बीच में जाके आप लिख सकते हो। तो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आप इसको उतना ज्यादा आपको पता चलता जाएगा। और ऑनलाइन भी बहुत हेल्प अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करके देखो क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। आप ऑनलाइन ही एडिट करके समझ लेना और फिर वहां से कोड भी कॉपी कर लेना। मान लो अभी मुझे ये कलर कोड मैंने सिलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कलर कोड पे करूंगा, मेरे पास कलर कोड मिल गया। अब यहाँ जाके इसको कॉपी कर लूंगा और जाके पेस्ट कर दूंगा। तो यहीं पे चेंज करो, यहाँ से कोड उठाओ और अपने कोड पे ले जाओ। अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो वेबसाइट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, बट मैं एक स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो, नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी और आप चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट। इसमें हमारा सारा फाइल रहेगा और इस फोल्डर को मैं VS कोड के साथ ओपन कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास VS कोड ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ VS कोड को। अब देखो इस प्रोजेक्ट में मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल जो भी HTML रहेगा वो बाहर रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख देता हूँ index.html या फिर contact.html, कॉन्टैक्ट पेज जो आपका है contact.html या फिर about.html। जो भी HTML पेज है वो डायरेक्ट इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। अब एक फोल्डर बनेगा CSS का जिसमें जो हम CSS लिखेंगे वही रहेगा। मतलब इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आप जाके एक फाइल बनाओगे style.css। फिर हम लोग बनाएंगे एक और फोल्डर जिसका नाम रहेगा JS, इसके अंदर नहीं बाहर, ठीक है। अब हमने बनाया JS, इसके अंदर हम लोग अपना एक फाइल बनाएंगे script.js, ठीक है। अब हम लोग एक और फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या रखेंगे, फॉन्ट्स रखेंगे। जितने भी हम लोग फॉन्ट्स डाउनलोड करेंगे उसको रखेंगे इसमें। एक और फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लोग इमेजेस रखेंगे सारा का सारा। अब एक सेकेंड, ये गलत कर दिया मैंने, फॉन्ट के अंदर मैंने इमेज बना दिया, इसको डिलीट करना है। यस, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग इमेजेस, ठीक है। अब इमेजेस के अंदर भी हो सकता है अलग अलग फोल्डर हो। मान लो मैं चाहता हूं कि इमेजेस के अंदर एक होम पेज का फोल्डर हो जिसमें सिर्फ होम पेज का इमेज हो। दूसरा मैं चाहता हूं कि हो सकता है फैब आइकन हमने अलग फोल्डर में रखा है,
तो वो मैं रख सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेजेस के अंदर आप फोल्डर बाय फोल्डर भी बना सकते हो। अब देखो, सीएसएस में सीएसएस रखेंगे, फॉन्ट्स में फॉन्ट्स रखेंगे, इमेजेस में इमेजेस रखेंगे, जेएस में जेएस रखेंगे। अब एक और फोल्डर बनाएंगे हम लोग जिसका नाम होगा थर्ड पार्टी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी में वो कोड रखेंगे जो हम किसी दूसरे का यूज कर रहे हैं, जैसे बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, जेक्वेरी यूज करेंगे, या ऑनलाइन कहीं से कोड मिला है उसको यूज करेंगे। तो उसको ट्राई करते हैं हम लोग जो पैकेज में मिलता है, छोटे मोटे चंक्स नहीं। जो छोटे मोटे आप कॉपी करते हो वो डायरेक्ट style.css में करना। जो जैसे कि बूटस्ट्रैप हुआ ना, एक फ्रेमवर्क हुआ, वो अपना एक अलग फाइल देता है, तो उसको आप थर्ड पार्टी में आके रखो, ताकि आपको पता हो कि कौन सा फाइल आपने खुद लिखा है और कौन सा अलग आपने कहीं से डाउनलोड किया, उसको अलग रखते हैं। मतलब ये मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मैं इस तरीके से अलग रखता हूँ डेवलपमेंट में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलमोस्ट सारे सीएसएस कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये तो डेवलपमेंट जो आप करोगे उसके लिए है। जब प्रोडक्शन मोड में जाएगा तो कुछ अलग ही हो जाएगा स्ट्रक्चर, आप अपनी मर्जी से रख सकते हो स्ट्रक्चर। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सारा सीएसएस एक जगह कंबाइन कर सकते हैं, जेएस एक जगह कंबाइन कर सकते हैं। बट ऐसे थर्ड पार्टी वगैरह बनाने से क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि जो आपने कहीं से उठाया है कोड वो कहाँ रखा है। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिक एक HTML और CSS जब मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरीके का मैं स्ट्रक्चर रखता हूं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट में आइकन्स कैसे लगाते हैं। तो देखो, एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारा हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव बना हुआ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। पहले जो मैं यूज करता था उसका नाम था फॉन्ट ऑसम, बट अब उन लोगों ने क्या किया है कि वो पेड उन्होंने कर दिया है चीजों को। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा होता रहता है, लोग क्या करते हैं कि पहले फ्री में अवेलेबल कराते हैं, जब लोगों को आदत पड़ जाती है तो उसको पेड कर देते हैं। तो पहले मैं क्या, बहुत लोग यूज करते थे फॉन्ट ऑसम। अब फॉन्ट ऑसम हो चुका है आधा से ज्यादा पेड, और फ्री वाले में भी बहुत लफड़े हैं, वो फ्री में नहीं देते, वो आपका ईमेल मांगेंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कुछ कुछ करवाएंगे। तो आपको जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए ना, तो आप क्या टाइप करो, जैसे मुझे फॉन्ट ऑसम के साथ आया तो मैंने क्या टाइप किया, फॉन्ट ऑसम अल्टरनेटिव। तो मुझे दिख गया कि कितने तरह के अल्टरनेटिव हैं हमारे पास। तो उनमें से आजकल मैं यूज करता हूं इसको, फ्रिक FR आइकन एक्स जो है वो। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, आपको क्या करना है कि पहले ये देखो, आप मैंने मेरा ये कोड है एक अभी index.html, उसमें सिर्फ H1 में मैंने होम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं एक काम करता हूं, रन कर देता हूं। मैंने इसको रन किया अभी, तो ये होम आ गया हमारे पास, सिर्फ लिखा हुआ। अब यहाँ पे मुझे आइकन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। ये मुझे एक लिंक देता है जेएस का, मैं क्या करता हूँ कि उसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि जेएस है मैं नीचे पेस्ट करता हूँ जेएस को हमेशा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और होम पेज में, और वहां पे आइकन्स देखने हैं जितने अवेलेबल हैं इसके पास आइकन। ठीक है, मान लो अभी फिलहाल के लिए इतने आइकन दिख रहा है मुझे। मैं इसमें आइकन सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ना, आप इन्होंने लिखा हुआ कि सर्च इतना ब्यूटीफुल आइकन। मान लो आपको हॉस्पिटल का आइकन चाहिए, तो आप क्या टाइप करोगे, हॉस्पिटल टाइप किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने आइकन होंगे इनके पास, वो ये दिखा देंगे इसको। देखो, इन्होंने हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने आइकन था उन्होंने दिखा दिया। अब मान लो मुझे होम से रिलेटेड आइकन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, होम टाइप करके और सर्च कर दिया। अब देखो, आप होम से रिलेटेड जितना आइकन होगा वो मुझे ये दिखा देंगे। ये देखो आ गया। अब मुझे कोई एक आइकन मुझे चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से अपना आइकन चूज कर लूंगा। मान लो मुझे ये वाला आइकन पसंद आया, तो मैं इस पे क्या करता हूँ कि क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कोड आया, उस पे क्लिक करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया। अब मैं जहां पे मान लो होम के बाद मुझे यहाँ लगाना था, तो मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। अब देखो, मैं इसको सेव करता हूँ, आउटपुट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, होम के बगल में मेरा आइकन आ गया होम का। अब देखो, अब मान लो इस होम को मुझे कलर चेंज करना है और साइज चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, इसका जो क्लास दिया हुआ है उसको कॉपी करूंगा, अपने style.css में जाऊंगा, क्लास सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कलर इक्वल टू रेड, और फॉन्ट साइज कर देता हूँ 50, बड़ा कर देते हैं इसको। अब देखो क्या हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बड़ा हो गया, कलर भी चेंज हो गया। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आप आइकन्स कैसे यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे इमेजेस यूज के, अभी तक अगर आप नहीं जानते होंगे फॉन्ट ऑसम या इन लोगों के बारे में,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इमेज काट के लगाओगे। इमेज क्या करता है, हेवी कर देता है, मैंने पहले बताया था। उसी का अल्टरनेटिव के लिए हम लोग आइकन्स वगैरह लगाते हैं कोड से, ठीक है। तो हमने एक थर्ड पार्टी कोड लगाया अपने में HTML में, ये जो स्क्रिप्ट उसने दिया, उसके बाद वो मुझे हर एक आइकन के लिए एक कोड देगा, उसको लगाना है। उसको स्टाइल करने के लिए वही क्लास सेलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है, स्टाइल कर देना है, जैसे नॉर्मल करते हैं वो स्टाइल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने फेवरेट एडिटर VS कोड के एक्सटेंशन के बारे में। मतलब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जितना बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने VS कोड में पावर दिया है, उसमें एडिशनल पावर लगाना। आप समझ ही सकते हो कि जैसे आप मोबाइल में बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शनैलिटी आती है, फिर आप ऐप इंस्टॉल करके उसमें नई फंक्शनैलिटी डालते हो, उसी तरीके से हम लोग अपने कोड एडिटर में भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो VS कोड में आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे जो लास्ट वाला आइकन है उसके ऊपर होवर करोगे तो वहां लिखा होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल यहीं से करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, जब भी एक्सटेंशन में मैं यूज करता हूँ पर्टिकुलर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे एक फिल्टर आइकन है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं ना तो हमें बहुत सारा फीचर देता है कि फीचर्ड आपको एक्सटेंशन देखना है, मोस्ट पॉपुलर देखना है, या रिकमेंडेड देखना है, या बाई कैटेगरी देखना है, या फिर बहुत सारा बिल्ट इन भी है इसमें वो देखना है, या फिर जो इंस्टॉल्ड है वो देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अभी VS कोड में कितने एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। कोई एक्सटेंशन अब तक मेरे पे इंस्टॉल्ड नहीं है। अब सर्च कैसे करते हैं, यहीं से करते हैं, ठीक है। ये जो सर्च एक्सटेंशन इन मार्केट प्लेस लिखा हुआ है, इसमें हम लोग लिख देते हैं, मान लो फिलहाल मैं एक काम करते हैं, मैं आपको ब्यूटीफाई और मिनीफाई करने का दिखाया था अभी आपको कि ऑनलाइन टूल होता है, ठीक है, और उस समय मैंने बोला था कि एक्सटेंशन भी होता है। तो चलो मिनीफाई करने का एक्सटेंशन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मिनीफाई। तो देखो मेरे पास एक प्लगइन आ गया मिनीफाई। यहाँ पे बहुत सारे मिनीफाई करने के बहुत सारे प्लगइन बने हुए हैं। प्लगइन जो है, ये एक्सटेंशन बोलो या प्लगइन बोलो, ये हर कोई बना सकता है, ठीक है, और सबमिट कर सकता है VS कोड के मार्केट प्लेस में। तो आप अगर बनाओगे तो आपका भी आएगा। तो अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा डिस्कशन में, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये बात क्योंकि हर एक अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ है सेम चीज के लिए प्लगइन। जैसे देखो, इसको लिखा है होकी QR ने, दूसरे को OL ब्लैक वालों ने, ठीक है। कंपनीज भी हो सकती है और ये नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जो लिखते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन बनाते हैं। तो अब मान लो मैं पहले वाले को मुझे इंस्टॉल करना है, तो मेरे पास यहाँ पे भी बटन है, या फिर इंस्टॉल करने से पहले आप उस पर एक बार क्लिक कर लो तो आपको ना उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे ये 185,000 टाइम ऑलमोस्ट डाउनलोड हुआ है, इसको लोगों ने 3 रेटिंग दिया है, इसका कौन सा वर्जन है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, ये सब सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रन द फाइल मिनीफायर विथ F1 मिनीफाई, ठीक है। मतलब F1 से एक्चुअल में कोड वो कमांड पेटल ऑन होता है, तो वहां पे आपको जाके मिनीफाई बस टाइप करना है, वो मिनीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर पूरे डायरेक्टरी को करना है तो मिनीफाई डायरेक्टरी लिखोगे आप वहां पे, तो वो मिनीफाई कर देगा। तो इसी तरीके से अपना पहले एक्सटेंशन को पढ़ लिया करो कि उन लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि कैसे मिनीफाई होगा या क्या फीचर है। ये सारी चीजें आपको ना एक बार पढ़ लेनी चाहिए जब भी आप इंस्टॉल करने वाले हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस एक्सटेंशन को यूज कैसे करेंगे। अब इंस्टॉल करना है तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो, अब मान लो कि मुझे मिनीफाई करना है, तो मैं फिर से वो फाइल वाले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाता हूँ और इसको कट कर देता हूँ। अब मान लो मुझे इस HTML फाइल को मिनीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ, कमांड पेटल ऑन करता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मिनीफाई। ये देखो आ गया यहाँ मिनीफाई। मैं मिनीफाई पे क्लिक करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ index.html के नीचे आ गया index.min.html। अब देखो ये मिनीफाइड है, मतलब इसमें से स्पेस वगैरह हटा दिया गया है। अगर मैं व्यू में टॉगल वर्ड रैप करूं तो देखो इस चीज को इन लोगों ने मिनीफाई करके ये बनाया है। अब देखो ये तो रन करेगा नहीं index.min.html, क्योंकि index.html काम करना है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कुछ और रीनेम कर देंगे और इसको कोड उठा के यहाँ लिख देंगे। लेकिन HTML से ज्यादा हम लोग CSS और JS करते हैं मिनीफाई। तो मान लो अब मुझे ये CSS मिनीफाई करना है, तो मैं फिर राइट क्लिक करूंगा, कमांड पेटल ऑन करूंगा, यहाँ मिनीफाई कमांड दूंगा। ये क्या करेगा, style.css को style.min.css बना दिया। देखो यहाँ पे जितने स्पेस वगैरह थे सब हटा दिया। उसी तरीके से JS में भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप यही वाला प्लगइन मिनीफाई के लिए यूज करो।
आपकी मर्जी है, आप चाहो तो दूसरा इंस्टॉल कर लो और उसको पढ़ लो कि वो किस तरीके से मिनिफाई करता है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। अब मान लो इंस्टॉल कर लिया और फिर से अब अनइंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ फिल्टर आइकन पे जाओगे, इंस्टॉल्ड पे क्लिक करोगे, आपको दिखा देगा कि क्या क्या इंस्टॉल्ड है, उस पर क्लिक करो। वो दिखा रहा है कि डिसेबल करना है या फिर अनइंस्टॉल करना है। तो मान लो मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैं उस पर अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। देखो अनइंस्टॉल हो गया। अब इसने लिखा है कि पूरे तरीके से इंस्टॉल करने के लिए आपको रिलोड करना पड़ेगा, तो रिलोड इस पे क्लिक करोगे, ये एक बार रिलोड करेगा VS कोड को और हो गया। अब मैं इसमें एक दो पॉपुलर एक्सटेंशन का के बारे में बताता हूं, जैसे लाइव सर्वर। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और टिप बताता हूं कि आप क्या क्या करो। जैसे अभी आपको पता नहीं है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन जाओ गूगल पे और यहां पे लिखो पॉपुलर एक्सटेंशन। अभी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आप यहां पे लिखो पॉपुलर एक्सटेंशन फॉर VS कोड। उसके आगे आप लगा दो फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर पॉपुलर एक्सटेंशन VS कोड। अब फ्रंट एंड डेवलपर को जो जो चीजें चाहिए होगा बेस्ट एक्सटेंशन, उस पे आप देखो कि क्या क्या लोगों ने सजेस्ट किया है। ठीक है, तो जैसे 20 इसने सजेस्ट किया है, इसको इंस्टॉल कर करके देखो कि क्या आपके यूज के लिए है। अगर यूज के लिए यूज करो, नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दो। तो इसी तरीके से हम लोग पॉपुलर ढूंढते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खुद से पता हो जाएगा कि कैसे करेंगे। और दूसरा तो तरीका यह है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और वो रिकमेंडेड वगैरह देने लग जाएंगे। यहाँ से इसको हटा दो इंस्टॉल्ड वाले को, वो पॉपुलर और रिकमेंडेड दिखाने लग जाएंगे। उसको पढ़ पढ़ के देखो, अगर आपको लगता है कि आपको यूज करना है तो करो और नहीं तो मत करो। अब देखो, अब एक पॉपुलर और है जिसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, ठीक है, लीवर सर्वर कर दिया हमने, यहाँ पे लाइव सर्वर करना था। अब देखो, अब ये लाइव सर्वर है, इसका काम क्या है कि जो HTML हम लोग लिखते हैं उसको, उसमें जब कुछ चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं बार बार। ठीक है, तो मतलब हमने HTML में चेंज किया और जाके वहां पे रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये लाइव सर्वर का काम क्या करता है कि आप कोड में चेंजेस करो, यहाँ ब्राउजर को रिफ्रेश वो खुद कर लेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी देखो, इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, अब फाइल वाले मैनेजर में आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, ये है हमारा index.html। इसको मैं पहले नॉर्मली ओपन करता हूं, तो हम लोग नॉर्मल ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं, होम, और यहां लिख देता हूं पेज, और सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा जाके रिफ्रेश करूंगा तो होम पेज आएगा। ठीक है, अब तक मैंने आपको ऐसे ही दिखाया क्योंकि मैं ये सोच के बना रहा था कि आप लोग ये मतलब कॉम्प्लिकेट ना करो चीजों को। मैं HTML सिखाने आया हूं, पहले HTML सिखाऊंगा, फिर उसको बाद आप टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस समय ये यूज नहीं किया था। तो अब देखो, अब हमें लाइव सर्वर क्या करता है, किस चीज में मदद करता है। अब मैं क्या करूंगा, index.html पे राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे ओपन कर देता हूं ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, अब देखो ये URL कुछ और हो गया। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पे चेंज करें। अब देखो, मैं ना एक काम करता हूं, इसको आधे में ले आता हूं और इसको आधे में ले आता हूं। इस कोड को अलग रखते हैं। तो देखो, इतने में हमारा आउटपुट है और इतने में हमारा कोड है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि इस कोड में होम पेज में से पेज हटा दूंगा और इसको जैसे ही सेव करूंगा, ये देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। हो गया। अब मैं यहां पे कुछ और ऐड कर देता हूं, होम पेज लाइव सर्वर, लाइव सर्वर। अब मैंने क्या किया, अब अपने HTML में चेंज किया, जैसे ही सेव करूंगा ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, मुझे जाके यहाँ पे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। तो लाइव सर्वर का यही काम है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन उस वही है कि ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ढूंढना है इसको। और अब देखो, अब एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। पहले क्या होता था कि एक एमेट नाम का एक प्लगइन होता था। ठीक है, एमेट, देखो मैं आपको ना ऑनलाइन सर्च करके दिखाता हूं। इन सब चीजों को हटा दो, हम लोग आते हैं यहाँ पे गूगल और यहाँ लिखते हैं एमेट। पहले क्या होता था कि जितने भी तरह के पॉपुलर वो थे कोड एडिटर थे, जैसे कि आपका नोटपैड प्लस प्लस हो गया या फिर सबलाइम एडिटर हो गया, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन आता था।
ये जो अभी मैंने आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दिखाया है VS कोड में, ये सिर्फ VS कोड के लिए नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर एक जो टेक्स्ट एडिटर है उसका एक्सटेंशन होता ही होता है। तो ये जो एमेट था ये प्लगइन था। इसका काम क्या था, आपने मुझे शॉर्टकट यूज करते हुए देखा होगा कि H1 लिखता था मैं और टैब मारता था, वो पूरा H1 टैग लिखा हुआ आ जाता था, या UL लिख के और ग्रेटर देन का साइन देके LI लिखता था और टैब मारता था तो UL के अंदर एक LI बन जाता था। तो ये काम एमेट का था। ठीक है, जैसे देखो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूं और आप भी डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखोगे। देखो यहां पे जाता हूं और मैं यहां पे सिंटेक्स पे क्लिक करता हूं। अब देखो ये मैं आपने मुझे देखा होगा कोड करते हुए लिखते हुए, मैं ऐसे लिखता था डिव, फिर ये ग्रेटर देन का साइन दिया, फिर यूएल दिया, फिर ग्रेटर देन का साइन दिया, एल आई दिया, और फिर जैसे ही टैब पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, डिव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे जो चीजें दी हुई है ना, ये सिंटेक्स सीएसएस से मिलता जुलता है। आपको याद होगा कि ये सिंटेक्स में हम लोग ऐसे कब डिनोट करते थे सीएसएस में? सीएसएस में हम लोग ऐसे पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते थे। तो वही है, हमने बता दिया कि ये पेरेंट है, इसका चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये है। अब जैसे ही टैब क्लिक करेंगे ये एमेट जो एक्सटेंशन था वो बना देता था। अब सिबलिंग बनाना है तो प्लस यूज करेंगे। आप देखोगे अगर जो मैंने एडवांस सेलेक्टर बताया था आपको सीएसएस में, बिल्कुल ये उसी तरीके से काम कर रहा है। एडवांस सेलेक्टर में सिबलिंग सेलेक्ट करने के लिए प्लस यूज करते थे और चाइल्ड सेलेक्ट करने के लिए ग्रेटर देन यूज करते थे, वो हो रहा है। तो उसी तरीके से इन लोगों ने कुछ अपना भी बनाया है। अब मान लो आपको 5 LI बनाना है तो इंटू 5 कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो ये पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। अब ये इतना पॉपुलर हो गया है कि VS कोड ने खुद से बना के दिया हुआ है, उसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड आता है, प्री बिल्ट आता है। ये देखो मैं अगर यहाँ पे आप टाइप करोगे एमेट विद VS कोड, तो देखो विजुअल स्टूडियो कोड वालों ने क्या लिखा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं कि देखो सपोर्ट फॉर एमेट स्निपेट एंड एक्सपेंशन इज बिल्ट राइट इनटू विजुअल स्टूडियो कोड, नो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड। मतलब एमेट का फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन की जरूरत नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो कोड में इनबिल्ट आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यूज करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको दिखाता हूं कि आप कमांड कहां से लाओगे। ठीक है, तो यहां पे लिख दो एमेट चीट शीट, या तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ लो या तो चीट शीट में जाके पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारा बनाया हुआ है, आप यहाँ से जाके सीख सकते हो कि कैसे बनाते हैं। तो जैसे चाइल्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिबलिंग बनाना है कैसे बनाएंगे, चाइल्ड अप वाला बनाना है कैसे बनाएंगे, ग्रुपिंग करना है तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे बनाएंगे। तो ये चीट शीट आपके लिए काम आएगा। अब मैं फिलहाल कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे देखो अब मैं इस पूरे HTML को हटा देता हूँ। अब मुझे एक बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो चाहिए होता है, तो मैं क्या लिख लूंगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालूंगा और टैब दबा दूंगा। टैब दबाते ही देखो डॉक्यूमेंट HTML ये सब बन के आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गया, सब कुछ आ गया ऑटोमेटिक बन के। कितना शॉर्टकट हुआ ये। अब मुझे मान लो एक डिव बनाना है, ओ सॉरी, अब मान लो कि मुझे एक डिव बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिर्फ लिखूंगा डिव और टैब पे क्लिक करूंगा, दोनों वो ऑलरेडी बन के आ गया हमारे पास टैग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। अब मान लो मुझे एक यूएल बनाना है और उसके अंदर 5 LI बनाना है, तो चाइल्ड है 5 LI, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे और LI लिखकर इंटू 5 कर देंगे। अब देखो अब जैसे टैब क्लिक करूंगा, एक यूएल बना, उसके अंदर 5 LI बना। अब यहां पे फिर से जेड कर दो। अब मैं चाहता हूं कि इस LI के अंदर, इस LI के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एंकर टैग होना चाहिए। अब देखो अब जब मैं टैब मारूंगा तो क्या होगा, एक यूएल बना, उसके अंदर 5 LI बना और हर एक LI के अंदर एक एक एंकर टैग है। तो ये है शॉर्टकट, इससे बहुत फास्ट आप जनरेट कर सकते हो। आप अभी देख रहे होगे, आपसे बात करते करते मैंने इतना कोड लिख दिया, कितना टाइम लगा मुझे। तो इस तरीके अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और है। मान लो मैं एक डिव बनाना चाहता हूं जिसका क्लास देना चाहता हूं कॉलम 6 नाम का एक क्लास, तो मैं अब क्लास को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, डिव डॉट कॉल और -6। अब देखो जैसे टैब करूंगा डिव आ गया, उसके अंदर क्लास लग गया ऑटोमेटिक कॉल 6। अब इसी चीज को अगर मुझे आईडी देना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे हैश देता। अब देखो अच्छा, अभी देखो अभी मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने बीच में कर्सर रखा हुआ था। जब भी आप टैब दबाओगे तो लास्ट में आपको रखना है, फिर आप टैब दबाओगे, एक सेकेंड, -6, और फिर आप टैब दबाओगे, वो आईडी बन के आ गया। तो इस तरीके से आप एमेट को यूज कर सकते हो और फास्ट कोड कर सकते हो। मैंने आपको एक बार बोला भी होगा कि मैं ये लास्ट में आपको बताऊंगा, तो ये वही है एमेट कोड। ठीक है, और अगर आप VS कोड यूज नहीं करते हो तो हर एक कोड एडिटर है उसमें अवेलेबल है ये चीज एमेट।
ठीक है। और अगर आपको अभी और भी चीजें सीखनी है तो आप एमएट डॉक्यूमेंटेशन पे जाके सीख सकते हो, या फिर ये चीट शीट से सीख सकते हो कि किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते आपको वो चीज याद हो जाएगा। देखो इसमें एक चीज और होता है, वो है हम लोग रैंडम टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मुझे एक पी टैग के अंदर रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉरम, LOREM, लॉरम लिखा, और जैसे टैब प्रेस करूंगा एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। आप व्यू टॉगल करके देख सकते हो, यहाँ पे हो गया। अब इस चीज को मैं पता है क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे वर्ड भी बता सकता था कितने वर्ड का। तो मान लो मुझे 100 वर्ड का कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने 100 लिख दिया और फिर टैब मारा, अब 100 वर्ड का मेरे पास पैराग्राफ बन गया। तो ये भी आपने मुझे यूज करते हुए देखा होगा। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से यूज करना है ताकि आप फास्ट कोड कर सको, ठीक है, और रैंडम टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पर डाल सको। तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया, ये कुछ टिप्स एंड टूल था जो मैं यूज करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। और भी बहुत कुछ यूज करता हूँ, बट उतना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करता। और आप भी जैसे जैसे स्टार्ट करोगे चीजें करना, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। बट ये मेजर चीजें थी जो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, ताकि आपको कोड करने से पहले ही आपको वो टिप्स और ट्रिक पता हो। तो इसके बाद हम लोग PhD to HTML, एक HTML CSS का प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें फोटोशॉप के डिजाइन को एक HTML में कन्वर्ट करके देखेंगे एक वेब पेज में। ठीक है, और वेब पेज अगर एक से ज्यादा वेब पेज आप कंबाइन कर देते हो, ऑटोमेटिक वेबसाइट बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।